सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी और तिरंगा भी क्लियर दिख रहा होगा। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल पहले तो बात तो। और दूसरी बात तो ये कि आप ये बताइए कि इंडिपेंडेंस डे को क्या होता है। फ्लैग होस्टिंग होती है, फिर फ्लैग की अनफर्लिंग होती है, कौन करता है और कहाँ पे करता है, जल्दी से बताइए। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पॉलिटिकल लेक्चर, जो कि रहेगा आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे बेस्ड। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्टली आर्टिकल आपसे पूछे जाते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन का आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है जो बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं, एंड दैट टू विद फ्यू ट्रिक्स ऑल्सो। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ जो मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था रिगार्डिंग दी असम के फेस्टिवल्स की ट्रिक, वो सभी ने देखा होगा एंड एन्जॉय किया होगा। चलिए, फ्लैग रेजिंग होती है, बिल्कुल सही बात है, रेड फोर्ट में होता है और हमारे प्राइम मिनिस्टर जी करते हैं ये, है ना। चलिए, तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज का रहने वाला है हमारा लेक्चर नंबर 10th, और टॉपिक नंबर 10th में हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स दोनों। ठीक, स्टार्ट करते हैं। फिर पहली स्टार्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट से, देन विल गो टू हाई कोर्ट, और उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चंस की ओर। तो सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो ये आपका आता है पार्ट नंबर 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भाग नंबर 5, और आर्टिकल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं आपका 124। याद करिए 123 में क्या था, 123 आर्टिकल में क्या था, जल्दी से बताइए कमेंट में। तो 124 से लेके 147 तक, और 123 में क्या था, 123, इसको ऐसे याद करो, 123 गो। इस तरह से हम लोग बोलते हैं ना कि जब रेस हम लोग लगाते हैं 123 गो, तो मतलब ये तब हम यूज़ करते हैं टर्म को जब हम रेस लगाते हैं ना। रेस लगाते हैं मतलब काफ़ी जल्दी में होते हैं, तो जल्दीबाजी में कौन सा काम किया जाता है, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में है नहीं, या फिर कोई एक हाउस सेशन में है नहीं, तो इसलिए पार्लियामेंट जो हमारा प्रेसिडेंट है वो आर्टिकल 123 गो का करके एकदम गो भाग जाता है और जल्दी से लॉ ले आता है, ऑर्डिनेंस ले आता है। क्लियर। और यहाँ पे अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे 213, तो ये भी ऑर्डिनेंस से डील करेगा, बट ये डील करेगा गवर्नर के ऑर्डिनेंस से। ये किससे डील करता है, ये डील करता है प्रेसिडेंट जी के ऑर्डिनेंस से। चलिए, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द आर्टिकल नंबर 124, अनुच्छेद 124, स्टैब्लिशमेंट एंड कंसल्टेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करता है आर्टिकल नंबर 124। ये इन जनरल है, आर्टिकल इन 124 इन जनरल बात करता है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन की। अब किस तरह से बात करता है वो 124 सब क्लॉज 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अभी हमें देखने को मिलेगा। तो आर्टिकल 124 अभी सिर्फ आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो समझने पे होना चाहिए, रटना मत अभी। मतलब देखो, जो भी चीज़ फ्लो में अगर आपके अंदर इम्बाइब हो जाती है कि भाई हाँ मुझे तो याद हो गया आर्टिकल 124 में ये है, मुझे तो याद हो गया आर्टिकल 127 में ये, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अभी हम ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा तो उससे भी आपको याद हो जाएगा, बट अभी आपका काम है समझना, ठीक है। तो देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड एंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब्स अ लार्ज नंबर ऑफ नॉट मोर देन 7 अदर जजेस। क्वेश्चन कैसे बनेगा यहाँ से, ये हिंदी में लिखा हुआ कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, और जब तक संसद कानून द्वारा बड़ी संख्या निर्धारित नहीं करती तब तक 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं होंगे। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ओरिजिनली हमारे सुप्रीम कोर्ट की कितनी स्ट्रेंथ डिसाइड करी थी, तो आंसर वुड बी 8। कैसे, 1+7, 1+7 मतलब 1 चीफ जस्टिस और 7 अदर जजेस। तो ये बोला था कॉन्स्टिट्यूशन ने कि 8 रहेंगे तब तक जब तक पार्लियामेंट उसको इंक्रीज़ नहीं कर देता है, और फिर पार्लियामेंट ने इसको फर्दर इंक्रीज़ करता गया, और अभी करंटली जो स्ट्रेंथ है वो है 30 जजेस की, ठीक है। 30 की करंट स्ट्रेंथ है। करंट स्ट्रेंथ से बहुत ही लीस्ट चांसेस है कि क्वेश्चन बनेगा, बट ये है कि ओरिजिनली कितने थे, बिकॉज ये इंक्रीज़ होता रहता है, इसलिए क्वेश्चन बनने के उतने ज़्यादा चांसेस नहीं है। क्वेश्चन ये आपका बन सकता है कि ओरिजिनली इसकी स्ट्रेंथ कितनी डिसाइड करी गई थी, तो ओरिजिनली 8, 1+7। सब क्लॉज 2 क्या बोलता है आर्टिकल 124 का, एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील आफ्टर कंसल्टेशन विद सच अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन द स्टेट्स एज द प्रेसिडेंट मे डीम नेसेसरी फॉर द पर्पस एंड शैल होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर्स। ये आर्टिकल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कैसे, वो समझिए। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो अपॉइंटमेंट दी गई हो कि अपॉइंटमेंट नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, नहीं राष्ट्रपति करता है, ठीक है। इसी वजह से आज मैं सब टाइप करके ही लाया हूँ, इसी वजह से, ताकि लिखने में मेन समय ना जाए, मेन समय जाए हमारा आपका काम जाए, आपका टाइम जाए समझने और मेरा टाइम जाए समझाने में, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ये काम करता है राष्ट्रपति
अपॉइंटमेंट की, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आप यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना कि वो प्रेसिडेंट ऐसे नहीं जिसको मन आए उसको अपॉइंट कर देगा जज, वो सच अदर जजेस को कंसल्ट करेगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, जो उसको नेसेसरी लगते हैं। अपॉइंटमेंट दो तरह की हो सकती है, या तो अपॉइंटमेंट सीजेआई की हो रही, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, या फिर हो रही है अदर जजेस की। अगर अपॉइंटमेंट अदर जजेस की होती तो उस केस में सीजीआई का एक तरह से जो रिकमेंडेशन है या फिर जो एडवाइस है वो लेना एक तरह से मैंडेटरी हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम। इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉलेजियम सिस्टम। ध्यान से सुनते रहिएगा जो मैं एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है? कॉलेजियम सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ जजेस जिनकी रिकमेंडेशन लेता है प्रेसिडेंट वाइल अपॉइंटिंग अ जज और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हम पढ़ेंगे इसको हाई कोर्ट में भी, तो भी वहाँ पे ये चीज़ आएगी कि सच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी फॉर द पर्पस। कॉलेजियम सिस्टम इसको बोलते हैं। बट द थिंग इज, ये जो कॉलेजियम सिस्टम है नो वेयर मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सर लिखा तो हुआ है ये बस ये लिखा हुआ है कि सच जजेस जैसा राष्ट्रपति को सही लगे, लेकिन वहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि एक कॉलेजियम सिस्टम करके एक सिस्टम होगा। नो वेयर मैंशनड इन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी बात को लेके लड़ाई होती रहती है, फिर काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई है अगेन किसके बीच में? जुडिशरी के बीच में और लेजिस्लेचर के बीच में, विधायिका और न्यायपालिका के बीच में, यानी कि हमारे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। कैसे लड़ाई हुई? काफ़ी सारे केसेस हुए। उन केसेस को जो डील करते हैं ये कॉलेजियम सिस्टम से, अगेन रिपीट, कॉलेजियम कहीं पे मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसी को हम रेफर करके कॉलेजियम बोल देते हैं। ग्रुप ऑफ जजेस है जिसकी रिकमेंडेशन लेनी होती है प्रेसिडेंट को वाइल अपॉइंटिंग द जज और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट और एनी जज ऑफ हाई कोर्ट। तो इसको लेके जो केसेस हुए उनको हम बोलते हैं जजेस केस। क्या बोलते हैं? जजेस केस। टोटल 4 जजेस केस होते हैं आपके। फर्स्ट जजेस केस होता है, इसमें मतलब हर केस में अलग अलग, जैसे कि इसमें है कि राष्ट्रपति का सोल डिसीजन वो नहीं है, राष्ट्रपति अपना जो मतलब एक तरह से उसका सोल डिसीजन नहीं, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी रिकमेंडेशन लेगा। फिर दूसरा सेकंड जजेस केस आया, उसने बोल दिया कि जो रिकमेंडेशन देगा चीफ जस्टिस और 2 और जजेस भी होंगे उसमें, सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं बल्कि वो चीफ जस्टिस 2 और जजेस से पूछेगा और वो फिर प्रेसिडेंट को बोलेगा कि हाँ इसको करो इसको ना करो, और वो एडवाइस बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट पे। थर्ड में ये बोला 2 नहीं 4 की अब लेगा चीफ जस्टिस, 4 लोगों से, 4 जजेस से पूछेगा कि किसको करना चाहिए, और अगेन वो एडवाइस बाइंडिंग है प्रेसिडेंट पे। ठीक है, ये होता रहा। पार्लियामेंट बोलता है अच्छा बहुत हो रहा है, अब बहुत हो रहा है, वो क्या करता है 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आता है 2014 में, 2014, बहुत कोई पुरानी बात नहीं है। ठीक है, और वो ये बोलता है कि कॉलेजियम को हम रिप्लेस कर रहे हैं, ये जो ग्रुप ऑफ जजेस से अपॉइंटमेंट ये वो फलाना डिमका ये ख़त्म कर रहे हैं, और एक नई बॉडी बनेगी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC। ये अपॉइंट करेगी, ये रिकमेंड करेगी अपॉइंटमेंट टू दी प्रेसिडेंट। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करेंगे, अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट ही होंगे। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 124 सब क्लॉज 1 में, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी वही होंगे, लेकिन NJAC बोलेगा, कॉलेजियम नहीं। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है अच्छा अब देखो हम क्या करते हैं। 4 जजेस केस हुआ, फर्स्ट जजेस, सेकंड जजेस, थर्ड जजेस, 4 और उसके बाद 4 जजेस केस। 4 जजेस केस में इसने क्या किया जो कि इम्पॉर्टेंट है, इसने 99th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, यानी कि असंवैधानिक घोषित कर दिया, और इस NJAC को स्क्रैप करके फिर से कॉलेजियम को ले आया। तो अभी क्या वर्क करता है? कॉलेजियम ही वर्क करता है, जिसको लेकर अगेन पार्लियामेंट या फिर मिनिस्टर्स लोग टिप्पणी करते रहते हैं। जो अभी कानून मंत्री हैं रिजिजू जी, लॉ मिनिस्टर, उन्होंने अभी तीखी टिप्पणी करी थी कि कॉलेजियम ये सब ऐसा ही है, और यहाँ पे थोड़ा सा भाई भतीजावाद चलता है, यानी कि जो लोग जानकारी के होते हैं उनको जजेस अपॉइंट कर देते हैं। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था 4 जजेस केस में। ठीक है, याद रखना, इसको हम SP गुप्ता केस के नाम से भी जानते हैं, अगर आपसे कभी पूछ ले तो। ठीक है, और अगर ये पूछ ले कि कब हुए थे केसेस, वैसे तो शायद ही पूछे, तो 1982 में हुआ था, ये 1993 में हुआ था, थर्ड वाला हुआ था आपका 1998 में। क्लियर? और यहाँ पे मैंने आपको बोला था 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट है, दूसरा कॉलेजियम डिस्कस किया, और तीसरा है कि इनकी जो मैक्सिमम एज है वो 65 ईयर्स है, यानी कि दे होल्ड ऑफिस अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर, यानी 65 साल तक की उम्र तक ही ये जज रह सकते हैं, 65 साल से ऊपर नहीं। एक चीज़ कि देर इज़ नो मिनिमम एज, देयर इज़ नो मिनिमम एज
फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। कोई न्यूनतम आयु नहीं है, मैक्सिमम एज है, अधिकतम आयु है और 65 साल है। 124 के मतलब 1 के अंदर ही ए घुसा हुआ है, एंड दैट इज अ जज मे बाई राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस, यानी कि अगर रेजिग्नेशन देना है तो राष्ट्रपति को लिख के देंगे ये, जिसने इनको अपॉइंट किया है। ठीक है, जब हम हाई कोर्ट, अब क्यों मैं आपको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट साथ पढ़ा रहा हूँ, जबकि सुप्रीम कोर्ट पार्ट 5 का, हाई कोर्ट पार्ट 6 का। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो मतलब स्टेट लेजिस्लेचर के बाद हाई कोर्ट पढ़ाते हैं। कोई मतलब उतना आप ज़्यादा रिलेट कर ही नहीं पाओगे, उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा ही नहीं। अब देखना आप जितने कम टाइम में आपने पार्लियामेंट के साथ स्टेट लेजिस्लेचर समझ लिया, प्रेसिडेंट के साथ गवर्नर समझ लिया, उसी तरह आप सुप्रीम कोर्ट के साथ हाई कोर्ट समझ लेंगे। बिकॉज हम देखेंगे कि हाई कोर्ट जजेस केस में भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, वही अपॉइंट करता है, इसी वजह से रिज़ाइन भी वो प्रेसिडेंट को ही करते हैं। बस ओथ में थोड़ा सा लफड़ा हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ओथ हमारे कौन दिलाएंगे, वो अलग अथॉरिटी हैं, जैसे कि हमारे इस केस में प्रेसिडेंट है, और हाई कोर्ट के जजेस को दिलाएंगे गवर्नर। अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो 124B, अ जज में बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस इन दी मैनर प्रोवाइडेड इन क्लॉज नंबर 4। अब क्लॉज नंबर जो 4 है 124 सब क्लॉज 4, वो भी हम आगे देखेंगे कि एक जज को किस तरह से रिमूव किया जाएगा। ठीक है सर, हमें ए बी करके याद रखना है क्या ना, ये बस याद कर लो 1 2 जैसे। 1 में क्या है कि स्ट्रेंथ के बारे में लिखा हुआ है, 2 में है आपका अपॉइंटमेंट के बारे में। तो 124 सब क्लॉज 2 पता होना चाहिए आपको, बिकॉज इसमें 3 चीज़ें हैं, एक तो अपॉइंटमेंट या फिर 2 चीज़ें, अपॉइंटमेंट और मैक्सिमम एज। ठीक, फिर आते हैं 124 सब क्लॉज 3, एंड दैट इज क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट, यानी इसकी क्वालिफिकेशन मेंशन है कि कौन क्वालिफाइड है फॉर अपॉइंटमेंट। क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, तो क्वालिफिकेशन क्या है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए? 5 साल तक, 5 ईयर्स अगर आप जज रहें किसी हाई कोर्ट में, जज 5 ईयर जज ऑफ एनी हाई कोर्ट। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक हाई कोर्ट में, अगर आप जैसे आज एक हाई कोर्ट में मान लेते हैं 2 साल, इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2 साल रहे, फिर 3 साल आप कोची हाई कोर्ट में रहे, तो भी जो सब मिला के वो, ठीक है, तो 5 ईयर्स जज ऑफ एनी हाई कोर्ट। या फिर आप 10 साल तक एडवोकेट रहे हों, 10 ईयर्स एडवोकेट ऑफ एनी हाई कोर्ट। थर्ड थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड क्वालिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ ही शुड बी। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पे और है, एंड नहीं, यहाँ पे और है, एंड नहीं, यानी कि या तो ये हो या फिर ये हो तो भी अपॉइंट किया जा सकता है, और अगर ये भी नहीं है तो ये हो तो भी अपॉइंट किया जा सकता है। अब ये क्या है? ये है ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति की नज़र में वो एक प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका मतलब होता है प्रतिष्ठित न्यायविद। ठीक है, ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। तो इन तीनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए अगर अपॉइंटमेंट किसी का करना है तो सुप्रीम कोर्ट जज। एंड बिसाइड्स दैट ये ऑब्वियस है कि ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये तो कॉमन रहेगा ही सबके उसमें क्वालिफिकेशन में। फोर्थ नहीं, 124 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज ए में आपका लिखा हुआ है हैज़ बीन फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स, वही चीज़ है। ठीक है, जो यहाँ पे मैंने लिखा है फालतू मैंने लिखा है, यहाँ पे मेंशन्ड है हैज़ बीन फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स अ जज ऑफ हाई कोर्ट और 2 और मोर सच कोर्ट इन सक्सेशन, हैज़ बीन फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स ऑफ एन एडवोकेट, 10 साल एडवोकेट रहा हो, या फिर ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, यानी प्रतिष्ठित न्यायविद हो, अगर वो, वही सेम चीज़ जो मैंने आपको बताई। अब आते हैं 124 सब क्लॉज 4 में, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट बाई एनी ऑर्डर। अभी मैंने क्या आपको बताया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि अ जज में बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस इन दी मैनर प्रोवाइडेड इन क्लॉज 4। तो वही क्लॉज 4 पढ़ रहे हैं कि इसका मैनर ऑफ रिमूवल क्या है जज का। ठीक है, तो अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट पास्ड बाय आफ्टर एन एड्रेस बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट सपोर्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 of the members of that house present and voting has been presented to the president in the same session for such removal on the ground of proved misbehavior or incapacity। पूरे मसले को समझिए। इसमें 124 क्या किसकी बात करता है, ये आप समझ गए, रिमूवल ऑफ जज की। किसकी बात करता है? रिमूवल ऑफ अ जज, यानी कि एक अगर हमें जज को हटाना है उसका पूरे प्रोसीजर की बात करता है।
अब इसके बारे पूरे प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ पूरा प्रोसीजर नहीं लिखा हुआ, बस इतना लिखा हुआ है कि इसको रिमूव करेगा प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय पार्लियामेंट, ऑन द बेसिस ऑफ अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय पार्लियामेंट, ये लिखा हुआ है इसमें सिर्फ बस। लेकिन अगर पूरे डिटेल प्रोसीजर की बात करें तो ये लिखा हुआ है जजेस इंक्वायरी एक्ट, जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968, 1968 का है। ये क्या बोलता है? ये कॉमन है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस दोनों के लिए, तो इसलिए हमें हाई कोर्ट के लिए अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें ये बोला जाता है कि अगर ये लोकसभा में इसके रिमूवल का रेजोल्यूशन आ रहा है, बिकॉज रिमूवल का रेजोल्यूशन किसी भी हाउस में आ सकता है, इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, नॉट इन स्टेट लेजिस्लेचर। लोकसभा में आ रहा है तो 100 मेंबर्स का पहले अप्रूवल चाहिए, 100 लोग लिख के देंगे तब उसको एक्सेप्ट रिजेक्ट की बात आती है। और राज्यसभा में आ रहा है तो 50 लोग। इसके बाद वो प्रेजेंट किया जाएगा रेजोल्यूशन बिफोर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। और हमें जब बताने की जरूरत है नहीं कि अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर का मतलब क्या है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सामने रखा जाएगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो एक 3 मेंबर की कमिटी बनेगी, 3 मेंबर्ड कमिटी बनेगी। इस पर बहुत ज़्यादा ओवर फोकस मत करना, बस सुनते जाओ, ठीक है, कि उस 3 मेंबर्ड कमेटी में कौन कौन लोग होंगे, बस सुनते जाओ, उसको रट्टा मारने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जहाँ पे होगा वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। तो इसमें होना चाहिए एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कोई एक हाई कोर्ट का कोई चीफ जस्टिस होना चाहिए, और कोई डिस्टिंग्विश जूरिस्ट। अगर इसने बोल दिया कि हाँ बात बिल्कुल सही है, इसका रिमूवल का है, तो अब हाउस ऑथराइज्ड है इसके रिमूवल का रेजोल्यूशन पास करने के लिए बाई दिस मेजोरिटी, एंड दिस मेजोरिटी इज नोन एज व्हाट काइंड ऑफ मेजोरिटी? स्पेशल मेजोरिटी। इसको हम बोलते हैं विशेष बहुमत, जो यहाँ पे टाइप ऑफ मेजोरिटी लिखी हुई, जिसको मैं आपको समझा चुका हूँ पहले ही। तो स्पेशल मेजोरिटी से अगर पास हो गया दोनों हाउसेज में, रिमूव हो जाएंगे। क्या अभी तक कोई क्या रिमूव हुआ है जजेस? नो, आज तक कोई भी जज रिमूव नहीं हुआ, ना तो सुप्रीम कोर्ट ना तो हाई कोर्ट। लेकिन एक के खिलाफ रामास्वामी करके एक थे, ठीक है, एक रामास्वामी करके जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उनके खिलाफ पास हुआ था, स्टार्ट हुआ था रेजोल्यूशन, कमिटी ने अप्रूव भी कर दिया था, बट कांग्रेस बैकआउट कर गई थी वोट करने से, इसलिए ये बच गए थे। अब यहाँ पे ग्राउंड फॉर रिमूवल भी लिखे हुए हैं, दैट आर प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड कैपेसिटी, दैट इज साबित कदाचार या अक्षमता। तो याद रखिएगा ग्राउंड फॉर रिमूवल भी लिखा हुआ है। जरा मुझे बताइए ग्राउंड फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट क्या होता है? ग्राउंड फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट सिर्फ एक है, एंड दैट इज वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का उल्लंघन। लेकिन इसके लिए 2 है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, प्रूव्ड मिसबिहेवियर यानी कि सिद्ध कदाचार, या फिर अक्षमता, दैट इज इनकैपेसिटी, इनकैपेसिटी। ये हैं ग्राउंड्स फॉर रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इतनी चीज़ क्लियर है सभी को कि क्लियर नहीं है? बताइए। फिर 124 सब क्लॉज 5 बोलता है दे टेक ओथ बिफोर द प्रेसिडेंट, यानी कि ये शपथ राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं। इसमें आई थिंक कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। 5, ठीक है। या फिर अगर याद करना है आपको, बिल्कुल सही है सभी का, सयान, अभिमन्यु, गौरव, बिल्कुल। तो अगर हम बात करें, याद रखना आपको कि 124 ओथ किस में दिया, 124 के किस सब क्लॉज में दिया हुआ है। तो ऐसे याद रखो, 5 पंजा उठा रहे हैं, 5 उंगली दिखा रहे हैं और 5 उंगली रख के शपथ ले रहे हैं। जब आप शपथ लेते हो तो गीता वगैरह में है कि नहीं, ऐसा कुछ रखना होता है, मैं तो 5 उंगलियाँ रखते हैं। तो इस तरह से याद रख सकते हो। 124 सब क्लॉज 5 बात करता है ओथ, ठीक है। और ओथ किसके लेंगे, कौन दिलाएगा इनको ओथ? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को कौन ओथ दिलाता है? सीजीआई। सीजीआई नहीं होगा तो कौन? सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। आते हैं 124 सब क्लॉज 6, एंड दैट इज नो पर्सन हु हैज हेल्ड ऑफिस एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कोई भी व्यक्ति जिसने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद संभाला है, वह भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी अदालत या प्राधिकारी के समक्ष दलील या कार्य नहीं करेगा, ठीक है। जिसने एक बार होल्ड कर लिया ऑफिस, ऐसा नहीं कि आप कोई अलग से प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हो, कहीं और इन्वॉल्व हो, ये सारे काम आप नहीं कर सकते हो। नाउ कमिंग ऑन टू द आर्टिकल नंबर 125 जो बात करता है सैलरीज की, सैलरीज ऑफ जजेस की। सबसे पहला 125 सब क्लॉज 1, सैलरीज एज में बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ। अगर वो आर्टिकल पूछता है तो सिर्फ इतना ही सही काम हो जाएगा कि सैलरीज 125 में, वो जो मैट्रिक बताऊंगा उससे आराम से आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ सैलरीज आपकी 125 में दी है। लेकिन अब वो थोड़ा सा अगर डीप में घुसेगा, वो ये पूछेगा कि सैलरी कौन डिटरमाइन करता है, तो पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है बाय लॉ। shall be entitled to such privileges and allowances as may from time to time determined by under law made by parliament। तो पार्लियामेंट है डिसाइडिंग अथॉरिटी सैलरी को लेके, और प्रिविलेजेस, प्रिविलेजेस मतलब इनके जो विशेष अधिकार हैं, इनको क्या क्या विशेष अधिकार प्राप्त हैं, उसको लेके भी ये पार्लियामेंट ही लॉ बना सकता है। अब आते हैं 126 में, ये बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस।
अब यहाँ पे 126 बात करता है एक्टिंग चीफ जस्टिस और 27 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस की। दोनों सिमिलर हैं बट डिफरेंट है, सिमिलर हैं बट सेम नहीं है। ये एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात करता है, एड हॉक जजेस की बात करता है। डिफरेंस ये है कि जब कोई वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, मतलब फॉर एग्जांपल चीफ जस्टिस है नहीं, ठीक है, व्हेन द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज वेकेंट, ठीक। और यहाँ पे पता है क्या है, व्हेन द ऑफिस इज एब्सेंट, मतलब या फिर बोल सकते हैं व्हेन द जज इज एब्सेंट, व्हेन द जज इज एब्सेंट। और वेकेंट और एब्सेंट में आप अब क्लियरली डिफरेंस जानते हैं, जब हमने देखा था कहाँ पे, पार्लियामेंट वाले चैप्टर में, जहाँ पे हमने देखा था अगर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की सीट वेकेंट हो गई हैं, वेकेंट कब होती हैं, जब वो रिज़ाइन कर दें। स्पीकर किसको रिज़ाइन करता है, डेप्यूटी स्पीकर को लेकर, डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर को लेकर करता है, या फिर उनकी डेथ हो जाए, या फिर उनको रिमूव कर दिया जाए बाय विच काइंड ऑफ मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, वो तो उस केस में सीट वेकेंट हो जाती है। लेकिन एक सेकेंड रुकेगा, ठीक है। तो जब आपका जज, क्या बात कर रहा था मैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के केस में हमने देखा था अगर सीट वेकेंट हो जाती है, ठीक है, तो वैकेंसी के केस में क्या होता है, प्रेसिडेंट आता है और किसी एक सीनियर मोस्ट मेंबर को टेम्प्रेरी तौर पे जल्दी से अपॉइंट कर देता है स्पीकर, और फिर हाउस अपना फिर से चुन लेता है बाई सिंपल मेजोरिटी किसको, एक नए स्पीकर को, ठीक है, एक नए प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। लेकिन अगर सीट एब्सेंट हो रही थी, अगर चेयरमैन में एब्सेंट हो रहा था, मतलब राज्यसभा केस में चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन दोनों एब्सेंट हो रहे थे, तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन से कोई उठ के आ रहा था। और अगर लोकसभा में ये था कि लोकसभा में स्पीकर ने डिप्टी स्पीकर मतलब एब्सेंट है दोनों, उस केस में पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन से कोई उठ के आ रहा था। उसी तरह अगर सीट आपकी मतलब वेकेंट है चीफ जस्टिस की, हो गई एकदम से, तो उस केस में प्रेसिडेंट हमारा जल्दी से क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट में अपॉइंट एन एक्टिंग चीफ जस्टिस थोड़े टाइम के लिए कि भाई आप एक्ट कर लो एज अ चीफ जस्टिस। लेकिन अगर मान लेते हैं कि जजेस एब्सेंट हैं या फिर कोरम नहीं है, कोरम जैसे हम लोगों ने आर्टिकल 100 सब क्लॉज 3 में पढ़ा था पार्लियामेंट के लिए कि मिनिमम नंबर ऑफ जजेस होने चाहिए टू कैरी ऑन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस, उसी तरह यहाँ पे भी होता है कि अगर काम बहुत ज़्यादा और कोरम नहीं है, मीट हो रहा है, उस केस में क्या होता है, उस केस में प्रेसिडेंट नहीं, CJI प्रेसिडेंट से एडवाइस लेके, इस चीज़ को ऐसे लिखेंगे कि CJI आफ्टर टेकिंग एडवाइस फ्रॉम द प्रेसिडेंट में अपॉइंट सम एडहॉक जजेस, ठीक है, कुछ एडहॉक जजेस लेके आ सकता है। वो कैसे लेके आएगा, वो हाई कोर्ट से उठा के लेके आएगा, ठीक है, बट प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन लेगा, ठीक है, तो उनको एडहॉक जजेस के रूप में अपॉइंट कर सकता है। अब 128 भी सिमिलर है, अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अब अगर ऐसा कुछ लगता है कि भाई रिटायर्ड जजेस, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं कोरम मीट नहीं हो रहा है या फिर कुछ और केस है, उस केस में जो जजेस रिटायर हो चुके हैं, रिटायर मतलब जा चुके हैं, समझ रहे हैं आप, रिटायर हो चुके हैं, उनको भी फिर से बुलाया जा सकता है कुछ टेम्पररी टाइम के लिए, कि अगर उनकी एक कोई रिक्वायरमेंट है या फिर कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट एड ऑन कर सकते हैं वो किसी केस में, या फिर कोरम मीट नहीं हो रहा, तो इसलिए क्या क्या किया जा सकता है, आर्टिकल 128 को का यूज़ करके रिटायर्ड जजेस को फिर से लाया जा सकता है। अगेन काम कौन करेगा, ये प्रेसिडेंट की एडवाइस पे ही CJI काम करेगा, ये चीज़ याद रखना। तो 126, 127 और 128 बिल्कुल सिमिलर हैं। 6 बात करता है एक्टिंग चीफ जस्टिस, 27 बात करता है एडहॉक जजेस, और 28 बात करता है रिटायर्ड, ठीक है, रिटायर्ड जजेस, और थोड़ा सा 8 की तरह साउंड हो रहा है रिटायर्ड, ठीक है। तो बाकी मैं भी आपको ट्रिक बता दूंगा, उससे याद हो जाएगा। 129 सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। इसका मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे कि कोई भी बहुत केसेस होते रहते हैं, हमने देखा है, जैसे गोलकनाथ केस देखा हमने, केशवानंदा देखा हमने, बेरूबारी केस देखा, बोम्मई केस देखा, तो बहुत सारे केस हुए हैं, ठीक है, मिनर्वा मिल केस। तो उसमें जो भी चीज़, जैसे कि मिनर्वा मिल केस में उसने क्या बोला कि आर कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंड ऑन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड DPSP, यानी कि FR और DPSP में कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एकदम बैलेंस में दोनों के चलना चाहिए, ठीक है। तब ये क्या, जो चीज़ उसने बोली, जो भी वो प्रोसीडिंग में कोई भी चीज़ बोलता है तो उसको एज अ रिकॉर्ड रखा जाएगा और उस चीज़ को कोई भी जजमेंट सुनाने के लिए यूज़ किया जाएगा। हर चीज़ रिकॉर्ड में जाती जाएगी सुप्रीम कोर्ट के, और जब कोई भी जजमेंट देगा सुप्रीम कोर्ट तो उसका वो हवाला दे सकता है कि भाई हमने ये बोला था,
ठीक है, तो इसका मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। 130 सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि दिल्ली, कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है दिल्ली एज द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और वो ये पावर देता है सीजेआई को कि अगर दिल्ली के अलावा आपको कोई सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करनी है तो आप प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेके, प्रेसिडेंट की परमिशन लेके आप दिल्ली के अलावा किसी और जगह भी सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी तक तो सीजेआई ने ऐसा कभी काम किया नहीं है, दिल्ली ही रही है आज तक, ठीक है। आप भी जानते हैं दिल्ली के अलावा कहीं और कहीं तो सुप्रीम कोर्ट नहीं है ना। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि नहीं बहुत काम बढ़ रहा है एक, क्योंकि और लोगों को मान लेते हैं दिल्ली आना पड़ता है, तो साउथ इंडिया में कल को सीजेआई दे सकता है, बोल सकता है कि हाँ भाई आंध्र प्रदेश में या फिर तमिलनाडु में ये एक सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। भाई मेन तो वहाँ पे है, बट ये एक सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है कि वो इससे अटैच्ड है, ठीक है। वो काम सीजेआई को दिया गया है, ऑन द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट वो काम कर सकता है। 131। अब यहाँ से आते हैं जुरिस्डिक्शन, यानी कि क्षेत्राधिकार। क्या अधिकार है उनका, कितना क्षेत्र है उनके अधिकार का, मतलब कितना कहाँ कहाँ तक उनकी पावर जाती है हमारी सुप्रीम कोर्ट की। तो 131 बात करता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार की, मूल क्षेत्राधिकार की। अब जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है ये डिस्प्यूट के मामलों में मिला हुआ है सुप्रीम कोर्ट को। अब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब समझ लीजिए। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब हम हाई कोर्ट भी में भी देखेंगे ना ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, तो इसका मतलब ये होता है कि आप डायरेक्टली अपील कर सकते हैं, यू कैन अपील डायरेक्टली, डायरेक्टली जा सकते हैं। नॉट इसको बोलेंगे, ठीक है, इसको अपील नहीं, इसको बोल सकते हैं डायरेक्टली आप अप्रोच कर सकते हैं, नॉट नेसेसरीली बाय वे ऑफ अपील। जरूरी नहीं है कि आप हाई कोर्ट में जाएं फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं। ये होता है ओरिजिनल का मतलब, समझ गए आप, कि अगर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन मसलों में है तो इन मसलों के संबंध में डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे मसले होते हैं, ऐसा नहीं कि सीधे सुप्रीम कोर्ट तुरंत पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट इतना खाली नहीं बैठा, इतने सारे केसेस हैं उसके पास। तो पहले आपको हो सकता है कि अगर मान लो कि तुम्हारी कोई चोरी करके ले गया 1000 रुपये की, फिर मान लेते हैं 10,000 रुपये की तुम्हारी चोरी होगी, तो सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाओगे क्या डायरेक्टली? नहीं, पहले तुम अपने डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में जाओगे, फिर उसके बाद अगर वो नहीं करेगा तो फिर हाई कोर्ट में जाओगे, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो अगर बोलता है कि भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हम नहीं समझ सकते और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मसला है, तुम्हारे 10,000 रुपये 10,000 नहीं, इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, इस तरह से कुछ होता है, तो हाई कोर्ट में मसला वो ट्रांसफ़र करेगा। फिर वो हाई कोर्ट भी नहीं कर पाएगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली आप, कुछ मसले होते हैं जहाँ पर आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को, कुछ मसले होते हैं जहाँ आप डायरेक्टली जा सकते हैं हाई कोर्ट में, उनको बोलते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का लड़ाई के मसलों में। किसकी लड़ाई? जब सरकारों की लड़ाई होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट, यानी कि भारत सरकार एक साइड हो और दूसरी साइड एक या एक से ज़्यादा राज्य हों, आपस में लड़ जाएं। बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट और स्टेट्स ऑन वन साइड एंड वन और मोर स्टेट ऑन अदर साइड, यानी कि मान लेते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट है और यूपी गवर्नमेंट इसके साथ है, और मान लेते हैं कि एमपी गवर्नमेंट इसके साथ है, ये तीनों एक साइड हैं। राजस्थान की गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट हो गई और छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट हो गई, ये एक साइड हो गए, तो ये आपस में लड़ गए। या फिर दो स्टेट यूपी एमपी क्यों ही लड़ेंगे, मान लेते हैं लड़ गए आपके एमपी और राजस्थान, ठीक है, ये दोनों आपस में लड़ गए। तो उस केस में भी ये सारा काम कौन डील करेगा? डायरेक्टली ये लोग जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। और अब जब मैं अब ये बोलता हूँ कि जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का वो एक्सक्लूसिव भी है। एक्सक्लूसिव का मतलब पता होता है? एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि सिर्फ वही कोर्ट उससे डील कर सकता है। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो एक्सक्लूसिव। दैट मीन कि भारत में कोई और कोर्ट डील ही नहीं कर सकता है सरकारों की लड़ाई से। ये अगर इनकी लड़ाई हुई तो हाई कोर्ट में जा ही नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, कोई कोर्ट इससे डील ही नहीं कर सकता। ओरिजिनल मतलब आप डायरेक्टली जा सकते हो, एक्सक्लूसिव मतलब है सिर्फ वहीं जा सकते हो। 132 एपेलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील फ्रॉम हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस। कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपील में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय क्षेत्राधिकार। अभी मैं जुरिस्डिक्शन खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद डाउट लूँगा, ठीक है। तो अगर है कुछ तो होल्ड करिएगा। तो अपीलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है बाई वे ऑफ अपील। आपने अपील करी तब यहाँ क्या था, डायरेक्टली सीधे पहुँचो वहीं पे सुप्रीम कोर्ट, कोई ज़रूरत नहीं बाई वे ऑफ अपील। यहाँ क्या है, बाई वे ऑफ अपील जाना पड़ेगा। अपीलेट जुरिस्डिक्शन से सिर्फ ये आर्टिकल डील नहीं करता, 132, 133 भी है, 134 भी है और 135 भी है एक तरह से देखा जाए, बट 134 तक चलो हम ठीक रखते हैं, बट है 135 तक। अंतर क्या है? 133 बात करता है अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कॉन्स्टिट्यूशनल, 132 बात करता है अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कॉन्स्टिट्यूशनल। जो सर्टेन केसेस लिखा हुआ है ना, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल
कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, मैटर्स। ये है सिविल मैटर्स, ये है क्रिमिनल मैटर्स। अंतर क्या है? सिविल क्रिमिनल तो सभी जानते होंगे ना, इतना कि अगर मान लो कि कोई प्रॉपर्टी का मसला है, ठीक है, कोई मैरिज का मसला है, कोई डाइवोर्स कुछ है, इस तरह के जो मसले होते हैं उनको सिविल केसेस के अंदर रखा जाता है, उनको सिविल केसेस बोला। सिविल केसेस से क्या देना चाहिए कि हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके खिलाफ सिविल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती जब सेशन चल रहा हो पार्लियामेंट का, या फिर उससे 40 दिन पहले, 40 दिन बाद, राइट। क्रिमिनल केसेस क्या होता है? थेफ्ट हो गया, मर्डर चार्जेस हो गए, ठीक है, ये चार्जेस होते हैं क्रिमिनल चार्जेस। क्रिमिनल से क्या देना चाहिए कि प्रेसिडेंट इम्यून है क्रिमिनल चार्जेस, उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती है। तो ये सब जानते हैं कि अगर मान लेते हैं कि कुछ ऐसा मसला है प्रॉपर्टी का, मैरिज का, तो आपको पहले हो सकता है पहले आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, फिर आपको हाई कोर्ट में, फिर आपके पास पावर है कि अब आप अपील कर सकते हैं कि हाँ हाई कोर्ट में अब आपका मसला जाएगा। डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं। अगर डायरेक्टली जा सकते हैं तो ये चीज़ ओरिजिनल में होती। ये सेम से क्रिमिनल वाले में 134 बोलता है, 132 बोलता है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा चीज़ हो गया जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, ठीक है, हाई कोर्ट में अब पहले आपको जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट ने बोला कि इसको हम इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं और इसका इंटरप्रिटेशन, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन लगेगा जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। तब आपके पास पावर है जब हाई कोर्ट लिख के देगा कि हाँ ये मसला हम नहीं, सुप्रीम कोर्ट देखेगा, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स एन इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तब आप जा सकते हैं बाई वे ऑफ अपील इन सुप्रीम कोर्ट। तो अपीलेट जुरिसडिक्शन इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, दैट इज सर्टेन केसेस 132, सिविल 133, क्रिमिनल 134। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। और 135 बात करता है जुरिसडिक्शन पावर ऑफ फेडरल कोर्ट, दैट इज सुप्रीम कोर्ट अंडर एक्सटिंग लॉ टू बी एक्सरसाइजेबल बाय द सुप्रीम कोर्ट। मौजूदा कानून के तहत संघीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाएंगी। नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। अब बताइए कि यहाँ तक किसी का कोई डाउट बताइए। और अब यहाँ पे उसी से लिंक्ड एक अगला आर्टिकल भी है, दैट इज 136, स्पेशल लीव टू अपील बाई सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील करने की विशेष अनुमति। स्पेशल लीव का मतलब ये होता है कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, आपको लगता है कि उसने ढंग से न्याय नहीं दिया, ठीक है, और उसने बोला कि हम न्याय दे भी नहीं पाएंगे। हाई कोर्ट ने बोला कि इस मैटर पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है, तब बाई वे ऑफ स्पेशल लीव लेके आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। सर ये तो वही है जो आप अभी पीछे बता रहे थे, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है, बिल्कुल अगेन सिमिलर है बट सेम नहीं है। इन केसेस में क्या था, सिविल केस, क्रिमिनल केस, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में वो लिखा हुआ है कि इस केस के तहत आपको पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा, देन हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट, नहीं तो आपकी वो याचिका खारिज कर दी जाएगी। इस तरह से आपको बढ़ना पड़ेगा। ये स्पेशल लीव यानी कि ये कुछ एक स्पेशल प्रिविलेज मिला हुआ है। प्रिविलेज मतलब ऐसे इसको इस तरह समझो, डिस्क्रिशन नहीं है। वहाँ पे क्या था कि इस मसले में आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी जा चुके हैं, हाई कोर्ट भी जा चुके हैं, तब आपका ये एक हक है कि आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हक नहीं है आपका, ये एक आप करिए सुप्रीम कोर्ट में, अगर वो कर देता है तो वो आपका प्रिविलेज है, ठीक है। बट सुप्रीम कोर्ट में कोई बाउंडेशन नहीं है। जैसे फंडामेंटल राइट्स का अगर आपका वायलेशन हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट को डील करना ही पड़ेगा आपके फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन से, बच के भाग ही नहीं सकता है। बट यहाँ पे वो क्या करता है, स्पेशल लीव लेता है किसी एक पर्टिकुलर केस को सॉल्व करने के लिए, जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, हाई कोर्ट ये सब सॉल्व नहीं कर पाए। तो 136 बात करता है स्पेशल लीव की, ठीक। अब यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कमेंट्स एक बार, किसी कोई डाउट तो नहीं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लोकसभा 100 रुपीज़ RS 50 वंस अगेन मतलब जब रिमूवल का रेजोल्यूशन से लोकसभा में लोग चाहते हैं कि कोई जज रिमूव हो, तो 100 लोग जब बोलेंगे तो उसको रेजोल्यूशन को रखा जाएगा। 100 लोग जब साइन करके देंगे तब वो स्टार्ट होगा। जैसे प्रेसिडेंट केस हम लोगों ने 1/4 देखा था, ठीक है। सर स्पेशल लीव फिर से समझा दीजिए। देखो इसमें क्या था, इसमें आपको सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ रहे थे कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा रहे थे, हाई कोर्ट जा रहे थे, देन सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे, सारे स्टेप आपको फॉलो करने पड़े थे। यहाँ पे क्या है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, फिर बाई वे ऑफ स्पेशल लीव आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या फिर इन दिस केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। स्पेशल लीव का ये पावर होता है कि कोई भी मसला ऐसा है जो बहुत जनरल इंपॉर्टेंस का कोई मसला है, उस केस में आप डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से डायरेक्टली बाय वे ऑफ स्पेशल लीव आप डायरेक्टली जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, स्किपिंग द हाई कोर्ट। क्लियर। अब आते हैं 137, रिव्यू ऑफ जजमेंट्स और ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों आदेशों की समीक्षा।
इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अपने ही जजमेंट को रिव्यू कर सकता है। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा था गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल, मतलब नॉट अमेंडेबल, मतलब उनको अमेंड नहीं किया जा सकता। शंकरी प्रसाद ने बोला कि नहीं अमेंड कर सकते हो, फिर गोलकनाथ ने बोला कि नहीं कर सकते हो, और फिर उसने क्या फाइनली बोला केशवानंदा में कि आप कर सकते हो बट आपको बेसिक जो फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, बेसिक स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय नहीं करना है। ठीक, इसमें 137 ये बोलता है, वही चीज़ बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अपने ही जजमेंट्स को रिव्यू कर सकता है जो उसने पहले दिया है, जो कि अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया। आई होप समझ गए हैं भाई आप। ठीक है, 137 में अपनी कई बातों को वो रिव्यू कर सकता है, और अगर चेंज करना है अपनी कही गई हुई बातों को तो मोर नंबर ऑफ जजेस बेंच चाहिए। जैसे अभी तक 13 जजेस बेंच बैठी थी केशवानंदा भारती केस में, तो अगर इस चीज़ में जो उसने इस केस में जो चीज़ बोली थी अगर उसको चेंज करना है तो 15 एटलीस्ट 13 से ज़्यादा, आप 14 नहीं, क्योंकि हमेशा ऑड नंबर में जजेस बेंच बैठती है, तो 15 17 इस तरह की जो बोलेगी तभी उसको चेंज किया जा सकता है। 138 एनलार्जमेंट ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्र अधिकार को बढ़ाना है तो ये पावर जो है पार्लियामेंट को दी गई है, यानी कि पार्लियामेंट बाई लॉ कैन एनलार्ज दी जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है ना वो बढ़ा सकता है। 139 बात करता है कन्फर्मेंट ऑफ ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर्स टू इशू सर्टेन रिट्स। तो आर्टिकल नंबर 32 ये भी एक जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का। किस तरह का जुरिसडिक्शन है? रिट जुरिसडिक्शन है, जिसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं पहले ही फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में कि 5 तरह की रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, एंड सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज़ टू इशू द रिट, यानी वो मना नहीं कर सकता रिट इशू करने में। अब बात आती है कि वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स का जब वॉयलेशन होता है तभी रिट्स को इशू कर सकता है, अनलाइक हाई कोर्ट जो कि लीगल राइट्स का वॉयलेशन होता है उस केस में भी रिट्स को इशू कर सकता है। मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी अगर उसको कल से लीगल राइट्स पे रिट इशू करना है तो ये पावर उसको पार्लियामेंट दे सकता है। ठीक है, यानी कि रिट अभी वो सिर्फ पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन में इशू कर सकता है, लेकिन अगर किसी और मसले में उसको रिट इशू करवाना है तो ये जो पावर है इसको पार्लियामेंट दे सकता है अंडर आर्टिकल 139। 140 बात करता है एंसीलरी पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ। किस तरह की सहायक शक्तियाँ, किस तरह के एंसिलरी पावर्स की बात है? तो देखो हमारे तीनों, अगर हम बात करें विधायिका का काम, लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाने का, एग्जीक्यूटिव का होता है कानून को इम्प्लीमेंट करने का, और जुडिशरी का होता है उसमें न्याय देने का। फॉर एग्जाम्पल कोई एक इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ आ गई जिस पे कि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई चीज़ लेजिस्लेट की जा सकती है या फिर लेजिस्लेचर की एक तरह से मदद की जा सकती है, तो एक तरह से ये समझ सकते हैं एंसिलरी पावर यानी कि सहायक शक्तियों में सुप्रीम कोर्ट की ये है कि वो सहायता कर सकता है लेजिस्लेचर की किसी भी मैटर में लॉ को और बेटर करने में, या फिर किसी चीज़ पे जो लॉ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उसमें लॉ बनाने में। क्लियर? सहायक किसका सहायक के तौर पे काम करेगा? लेजिस्लेचर। 141 लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों पर बाध्य रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कोई, मान लेते हैं कोई फैसला सुनाया, वो फैसला सभी को मानना पड़ेगा कि भाई सभी कानून सभी कोर्ट्स पे वो बाइंडिंग होगा। कुछ भी उसने बोला कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पे उदाहरण क्या ले लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया कि आज से जो है सभी जितने भी इंडिया में कोर्ट्स हैं इस तरह का प्रोसीजर फॉलो होगा, तो फिर सभी कोर्ट्स को मानना पड़ेगा, जितने भी हाई कोर्ट हैं, जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसको याद कैसे रख सकते हैं? इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 4 को 1 और 1 ने बाइंड कर रखा है, यानी कि जोड़ रखा है, आपस में बांध रखा है। 1 और 1 ने मिला के 4 को बाइंड कर रखा है बीच में। तो 141 टॉक्स अबाउट दैट द लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स। 142 एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर्स एज टू डिस्कवरी, यानी उच्चतम न्यायालय की डिग्री द सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिसडिक्शन में पास सच डिग्री और में सच ऑर्डर एज इज नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ ऐसी होती है हमारे समाज में और ऐसा लगता है उसको कि पुलिस या फिर जो न्याय व्यवस्था है वो पूरी तरह से न्याय नहीं दे पा रही है, जैसे एग्जाम्पल आपको देता हूँ 1984 क्या हुआ था। 1984 में कोई गेस करेगा? 1984 में कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। वो कौन सी ट्रेजेडी थी? वो थी हमारी भोपाल गैस ट्रेजेडी। ठीक है, जिसमें कि हमारी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी। लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, क्योंकि ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, और कंपनी का नाम था भोपाल गैस ट्रेजेडी। ठीक है, कंपनी का नाम था आपका यूनियन कार्बाइड।
तो इसमें आपको पता है क्या कितनी भयंकर ट्रेजेडी हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट सख्ते में आया, 142 का यूज़ किया और उसने काफ़ी सारे ऑर्डर्स पास किए, डिक्री पास किए कि इतने लोगों को ये मुआवजा देना है, सबको ये चीज़ें करनी है, क्योंकि उसको लगा कि अगर हम यहाँ पे फ्रंट फुट पे नहीं आए तो जो पीड़ित हैं उनके साथ न्याय नहीं होगा। सरकार कुछ ऐसे मतलब थोड़ा बहुत या उससे करके और सांत्वना व्यक्त करके निकल लेगी साइड में। तो वो आया एकदम फ्रंट फुट पे और उसने कंप्लीट जस्टिस सुनाने के लिए 142 का यूज़ किया। इस आर्टिकल को कभी कभी बोला जाता है कि सेपरेशन, जो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है, उसको कहीं ना कहीं वॉयलेट करता है, क्योंकि ये सारे काम होते हैं ऑर्डर वगैरह के, रूल बनाने के, लेजिस्लेचर के, वो काम कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। देखा जाए तो एक तरह से सही है, बट जो सेपरेशन ऑफ पावर होता है, यानी कि शक्तियों का बंटवारा, उसका कहीं ना कहीं ये एक वॉयलेशन है एक तरह से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने जुरिसडिक्शन से थोड़ा सा बाहर निकल जाता है। क्लियर है? तो सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया में स्ट्रिक्ट नहीं है, ध्यान रखना। सेपरेशन ऑफ पावर है, यानी कि हमारी जुडिशरी का काम है, हमारे लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाने का, एग्जीक्यूटिव उसको इंप्लीमेंट करने का, जुडिशरी उस पर न्याय सुनाने का। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में घुस जाते हैं, जिसको बोलते हैं हम कि वो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर फॉलो नहीं कर रहे हैं, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। अगर आपसे कभी पूछ ले कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, तो इसका मतलब होता है जब जुडिशरी अपने जुरिसडिक्शन से बाहर निकल के कोई काम करती है, उसको हम बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। क्लियर है? तो एनफोर्समेंट अगर पूरा मतलब कि कंप्लीट जस्टिस देने के लिए, यहाँ पे जो की वर्ड है दैट इज कंप्लीट, टू इंश्योर कंप्लीट जस्टिस, ठीक है, टू डू कंप्लीट जस्टिस, अगर सुप्रीम कोर्ट अपने जुरिसडिक्शन से बाहर निकलता है तो वो आर्टिकल 142 का यूज़ करता है। 143 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। तो एक तरह से अगर हम बात करें तो इसमें एडवाइजरी जुरिसडिक्शन के बारे में दिया हुआ है, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, जिसके तहत राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि सुप्रीम कोर्ट जा सकता है दो मसलों में। वो दो मसले इंपॉर्टेंट नहीं आपको याद करना, बट बता देता हूँ। एक तो अगर कोई एक प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, या फिर कोई एक मैटर ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस है, कोई फैक्ट है, कोई मैटर है ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, तो इन दोनों केसेस में प्रेसिडेंट हमारा सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है एडवाइस लेने के लिए। और जो भी एडवाइस देगा, पहली बात तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल वाला मैटर है उसमें एडवाइस देना मैंडेटरी है सुप्रीम कोर्ट के लिए। जनरल फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस वाले मैटर पे सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस देना बाइंडिंग नहीं है, पहले वाले में कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में बाइंडिंग है। लेकिन जो भी एडवाइस मिलेगी प्रेसिडेंट को हमारे, द एडवाइस इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, ठीक है, एडवाइस इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट। और ये बात मैंने आपको पहले भी बोली थी कि अगर कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि दिस एडवाइस इज़ बाइंडिंग, जैसे कोई एडवाइस देता है तो कभी भी बाइंडिंग नहीं होती है वो चीज़, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम प्रेसिडेंट का केस लें तो वहाँ ये कुछ एक्सेप्शन के तौर पे हम इसको बोल सकते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस बाइंडिंग होती है, नॉट ऑन दी फर्स्ट इंस्टेंस, बट अगर जो दोबारा एडवाइस लौट के आती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तरफ से वो बाइंडिंग होती है। इस चीज़ को किस अमेंडमेंट ने ऐड किया था बताइए? एडवाइस इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट, या याद रखिएगा, ठीक है। 144 सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज़ टू एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये आखिरी आर्टिकल हमारा कि भाई जितने भी हमारी सिविल और जुडिशियल अथॉरिटीज़ हैं इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो सुप्रीम कोर्ट के सहायक के तौर पे काम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को के काम को आसान करने के लिए काम करेंगी, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका अमेंडमेंट था 42nd अमेंडमेंट ने तो एकदम ही बाइंडिंग कर दी थी, बट 44th ने बोला, जो 1978 में हुआ था, कि एक बार लौटाया जा सकता है एडवाइस को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस जो दी है प्रेसिडेंट को लौटा सकते हैं प्रेसिडेंट, बट दोबारा जो आएगी वो बाइंडिंग होगी, ठीक। अब यहाँ पे हमारा स्टार्ट होगा हाई कोर्ट। पहले ये बताइए कि यहाँ तक सभी को क्लियर है कि नहीं, लेकिन उससे पहले आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे कि आपके कुछ आर्टिकल जो हैं वो याद हो जाएंगे आपको। पहले ये बताइए कि यहाँ तक क्लियर है सभी को? लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइस प्रेसिडेंट सर्वपल्ली और हामिद आर्टिकल स्टेट इफेक्टिव टू एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव इज़ अकाउंटेबल टू जुडिशरी, बिल्कुल। ये हमने देखा था, एग्जीक्यूटिव है कि एक तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो अकाउंटेबल है, या फिर हम बोल सकते हैं आंसरेबल है। आंसरेबल है हमारा किसको? सॉरी, जुडिशरी गलत हो जाएगा, जुडिशरी को अकाउंटेबल नहीं है, नो 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 नो, राहुल भारद्वाज। एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का अकाउंटेबल नहीं है, एग्जीक्यूटिव इज़ रिस्पॉन्सिबल टू, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू दी लोअर हाउस। प्रिंसली स्टेट की जो आप बात कर रहे हैं 562, ठीक है। 559 थे आपके, मतलब जिन्होंने पूरी तरह से एग्री कर गए थे,
तीन जो थे, जूनागढ़ और आपका कश्मीर और हैदराबाद, वो एग्री नहीं करी किए थे। फिर उनको किस तरह से लाया गया, तो मैंने कल आपका जो पोल डाला था उसमें आपका क्लियर वो हो गया था। लॉन्गेस्ट सर्विंग अगर बात करें, सर्वपल्ली और हामिद, दोनों लोगों ने ही दो दो टर्म सर्व किए। बट अगर हम एग्जैक्ट डे की बात, डे टर्म्स में बात करेंगे तो हामिद अंसारी होंगे। क्लियर है? चलिए अब हम थोड़ा सा ट्रिक विक देख लेते हैं। बाकी तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपको, जो प्रोविजंस है हमारे आर्टिकल्स में। तो ट्रिक कुछ इस तरह से आप याद करिए इसको कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने जो सार्क है, सार्क आप जानते हैं ना, जो हमारी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, उन देशों को समूह को हम सार्क बोलते हैं। आई थिंक इसके बारे में तो सभी ने सुना होगा। तो उसी से हमारा ट्रिक है कि सुप्रीम कोर्ट ने सार्क कंट्रीज़ को एक सीट ऑफर करी। ठीक है, एक सीट ऑफर करी। अब ये आपके काफ़ी सारे आर्टिकल्स याद करवा देगा। तो ये बात करता है आर्टिकल नंबर 124, जो कि सुप्रीम कोर्ट, दैट इज़ अगर हम बात करें तो स्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। राइट, ये हमारा अगला है आर्टिकल नंबर 125, जो किसकी बात करता है, एस से है आपका सैलरीज की बात करता है। 126 की अगर बात कर रहे हैं तो ये बात करता है एक्टिंग जजेस की। याद करिए, एक्टिंग चीफ जस्टिस अगर सीट वेकेंट हो गई तो उस केस में हमारा प्रेसिडेंट एक्टिंग जज नियुक्त कर देगा। फिर 127 में था हमारा क्या, एडहॉक जज। एडहॉक जज मतलब टेम्पररी तौर पे। एडहॉक का मतलब क्या होता है, टेम्पररी। कल हम लोगों ने एडहॉक टर्म देखा था जब हम लोगों ने पार्लियामेंट्री कमिटीज़ पढ़े थे कि दो तरह की कमिटीज़ होती हैं, स्टैंडिंग कमिटी जो परमानेंट कमिटीज़ होती हैं, टेम्पररी कमिटीज़ जिनको हम एडहॉक कमिटी बोलते हैं। तो एडहॉक होते हैं तो तरह से टेम्पररी, क्योंकि अभी एब्सेंसी क्रिएट हुई है। एब्सेंसी परमानेंट नहीं है, वैकेंसी परमानेंट टाइप होती है। तो एब्सेंसी क्रिएट हुई जिसको फिल करने के लिए CJI ऑन द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, जजेस को अपॉइंट कर सकता है। आर से क्या था, 128, ये बात कर रहा था जो रिटायर्ड है, नॉट रिटायरिंग, जो रिटायर्ड जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट की बात कर रहा था। ठीक है, रिटायर्ड जजेस की अपॉइंटमेंट की। 129 बात करता है किसकी, ये बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। 130 किसकी बात करता है, ये बोलता है सीट, यानी इट डिक्लेयर्स दिल्ली एज द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एज द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और कोई अगर और सीट डिक्लेयर करनी है अदर दैन दिल्ली, वो CJI कर सकता है आफ्टर द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट। और 131 ऑफर, ओ से है आपका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अब मुझे बताइए इसके बाद आई थिंक आपको ट्रिक की ज़रूरत नहीं होगी, बिकॉज 132, 133 और 134 क्या बात करते हैं, ये बात करते हैं एपलेट जुरिस्डिक्शन की। ये तीनों बात करते हैं एपलेट जुरिस्डिक्शन की। तो ओरिजिनल के बाद एपलेट ही आएगा। 132 इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, 133 इन सिविल मैटर, 134 इन क्रिमिनल मैटर्स। फिर 135 नॉट दैट वॉजंट दैट मच इंपॉर्टेंट। उसके बाद 141 को इस तरह से याद किया जा सकता है कि कोई भी जो लॉ है वो बाइंडिंग है सभी कोर्ट में। तो बाइंडिंग जो 4 ने बाइंड कर रखा है, मतलब सॉरी 1 और 1 ने बाइंड करके रखा है। ठीक है, और 143 इट साउंड्स लाइक एडवाइजरी एंड 143 सिमिलर साउंड हो रहे हैं। तो इससे आप याद कर सकते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन 143 में है। ठीक, इस तरह से आप चीज़ें याद कर सकते हैं। क्लियर है? और 140 में आपका एंसिलरी पावर्स था। ठीक है, यानी जो सहायक शक्तियाँ थी। अगले आई थिंक ये यहाँ तक क्लियर हो गया है आपको। 124 से लेकर 131 तक ये आर्टिकल तो आपको ऑर्डर में याद हो गए। बाकी 134 तक आप बोल सकते हैं याद हो गया आपको। ठीक है, 141 को इस तरह से याद किया जा सकता है, 143 को इस तरह से याद किया जा सकता है। बाकी इक्का दुक्का तो आप ऐसे ही आंसर कर ले जाएंगे, एलिमिनेशन से ही आराम से हो जाएगा। जब हम अभी MCQ सॉल्व करेंगे जो आपके SSC के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए, तब आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। अब आते हैं हाई कोर्ट पे। तो सुप्रीम कोर्ट अगर हमारा पार्ट 5 में था तो हाई कोर्ट किस में होगा, हाई कोर्ट हमारा पार्ट 6 में होगा। जिस तरह हमारा गवर्नर पार्ट 6 में था, हमारा स्टेट लेजिस्लेचर पार्ट 6 में था, CM और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमारे पार्ट 6 में था। यानी राज्य वाली चीज़ें भाग नंबर 6 में आती हैं। आर्टिकल कौन से, अनुच्छेद हैं आपके 214 से लेके 231 तक जो इससे डील करते हैं। अब एक एक करके देखते हैं, इसमें भी ट्रिक देख लेंगे। एक एक करके देखते हैं कि भाई आर्टिकल 214 से लेके 231 क्या बोलते हैं। तो 214 है वो स्टैब्लिशमेंट की बात करता है, हाई कोर्ट के स्टैब्लिशमेंट। जिस तरह 124 सुप्रीम कोर्ट के स्टैब्लिशमेंट की बात कर रहा था। 215 की अगर बात करें तो ये बात करता है हाई कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की तरह बिहेव करेगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के जो आर्टिकल हैं वो थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज टू कम्पेयर टू हाई कोर्ट में। ये नहीं बोलूँ कि हाई कोर्ट के बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं
एज़ कम्पेयर टू हाई कोर्ट, बिकॉज उसके आपसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, ठीक है। तो उसको अभी हम MCQs करेंगे, इसी से मैं MCQ भी रखता हूँ ताकि जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं उसको एक तरह से ये देख सकें कि हाँ जो हम लोगों ने पढ़ी हैं वो सारी चीज़ें MCQ से सॉल्व हो रहे हैं, और कोई चीज़ अगर इक्का दुक्का ऐसी स्किप हो गई है जो SSC ने पूछी है और वो एक्चुअल में जनरल पॉलिटी में नहीं आती, कॉन्स्टिट्यूशन किसी आर्टिकल में नहीं लिखी हुई है, ठीक है, और आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछा है, और अगर वो रिपीट हो जाए तो फिर उसको हमें आना चाहिए, और साथ ही साथ चीज़ें हमारे माइंड में सेटल डाउन हो जाए, इंस्टेंट आपका रिवीजन हो जाए, उसके पर्पस ये है। 216 की अगर बात करें तो ये बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट। तो इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है कि एक चीफ जस्टिस होगा एंड सच अदर जजेस एज पार्लियामेंट में डिसाइड, सच अदर जजेस एज पार्लियामेंट में डिसाइड। अच्छा एक चीज़ मुझे ये बताइए, पार्लियामेंट में डिटरमाइन, जब मैंने आपको ओरिजिनल जुरिसडिक्शन पढ़ा रहा था उसका किसका सुप्रीम कोर्ट का, तो क्या आप कोई एक और इंस्टेंस रिकॉल कर सकते हो? एक इंस्टेंस रिकॉल कर सकते हो जहाँ पे ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव है जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट? कोई एक इंस्टेंस रिकॉल करो। मैं आपको हिंट देता हूँ, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। हिंट मैंने आपको दी है, जरा गेस करिए फिर आपको बताता हूँ। तो 216 इसके स्ट्रेंथ की बात करता है, इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, इसको कैसे बनाया जाएगा। तो इसमें चीफ जस्टिस होगा एंड सच अदर जजेस एज पार्लियामेंट में डिटरमाइन, की कितनी स्ट्रेंथ रहेगी वो एक्चुअल में पार्लियामेंट डिसाइड करेगा फिर, ठीक है। 217 की अगर बात करें तो इसकी बात करता है अपॉइंटमेंट की, चल क्यों नहीं रहा है 217 किसकी बात करता है? अपॉइंटमेंट की। 217 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? अपॉइंटमेंट विल बी डन बाय दी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जी हमारे अपॉइंटमेंट करेंगे, नियुक्ति करेंगे, गवर्नर नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अपॉइंटमेंट जब करेंगे तो वहाँ पे हमने क्या देखा था, 124 सब क्लॉज 2 बोल रहा था अपॉइंटमेंट के बारे में ना, और उसमें ये भी लिखा हुआ था कंसल्टेशन। ये कंसल्टेशन किसका लिया जाएगा? अगेन वही, सच अदर जजेस एज प्रेसिडेंट में फील नेसेसरी, ठीक है, सच अदर जजेस एज प्रेसिडेंट में फील नेसेसरी। और अगर जजेस की जज ऑफ हाई कोर्ट की किसी की नियुक्ति हो रही है तो उस केस में बस ये है CJI का रिकमेंडेशन, CJI का थोड़ा सा उसमें रोल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, CJI की एक रिकमेंडेशन लेना मैंडेटरी हो जाएगा, प्लस जिस भी स्टेट में उसको अपॉइंट किया जा रहा है एज जिस भी स्टेट हाई कोर्ट में, तो वहाँ के गवर्नर की भी रिकमेंडेशन लेना होगा। तो कंसल्टेशन में मैं सिर्फ आपको कॉलेजियम लिख देता हूँ, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे कॉलेजियम, और कॉलेजियम से आपका वो अगेन फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, फिर आपका 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और फिर फोर्थ जजेस केस में उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। वो सारी चीज़ें इसके लिए भी वैलिड हैं। फिर इसी में है 217A में, सब क्लॉज ए में, एंड दैट इज़ रेजिग्नेशन, कि रिज़ाइन किसको दे सकते हैं। तो रिज़ाइन देंगे ये अपना प्रेसिडेंट को लिख के जिसने इनको अपॉइंट किया है। रिमूवल की अगर बात करेंगे तो रिमूवल में ये लिखा हुआ है, इसी आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि सेम एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सेम एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर यानी सिद्ध कदाचार, एंड इनकैपेसिटी यानी अक्षमता, इन दो मसलों में जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में पूरा प्रोसीजर है कि पार्लियामेंट के में ही ये रेजोल्यूशन आ सकता है रिमूवल का, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा। अगर लोकसभा में आ रहा है तो 100 मेंबर पहले बोलेंगे कि हाँ ये आना चाहिए, या राज्यसभा में आ रहा है तो 50 लोग बोलेंगे, तब वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास जाएगा, तब उस पर डिपेंड करता है वो एक्सेप्ट करे ना करे, ठीक है। एक्सेप्ट करेगा तो फिर 3 मेंबर की कमेटी बनेगी, और उस 3 मेंबर की कमेटी ने अगर बोल दिया कि हाँ ये लोग सही बोल रहे हैं, इसको हटना चाहिए, तब वहाँ से रिमूवल का एक तरह से हम बोल सकते हैं कि तब उनको हाउसेस को स्पेशल मेजॉरिटी से उसको रेजोल्यूशन को पास करना होगा, ठीक है, अगर उनको उसको हटाना है तो, ठीक है। और हटाएगा कौन? हटाएगा प्रेसिडेंट ही, ये चीज़ ध्यान रखना, हटाता प्रेसिडेंट है, हटाता रिमूवल अथॉरिटी, रिमूविंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट है, बट ऐसा नहीं कि जिसको जब मनाया तब हटा दिया, आफ्टर अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये बी बात करता है। ये 217 सब क्लॉज 1 था जिसके तहत ए बी थे, और 217 सब क्लॉज 2 बोलता है इनके क्वालिफिकेशन के बारे में, ठीक है। अगर इनकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो एक तो कॉमन होगा आपका कि शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के नागरिक होने चाहिए, प्लस यहाँ वहाँ पे हमने क्या देखा था, वहाँ पे देखा था कि या तो 5 साल जज रहा हो हाई कोर्ट में, या 10 साल एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट में। तो यहाँ पे भी है 10 साल एडवोकेट हाई कोर्ट, 10 साल एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, या फिर 10 साल तक 10 ईयर्स तक कोई जुडिशियल ऑफिस होल्ड किया, यानी कि फॉर 10 ईयर्स कॉन्टिन्यूस 10 ईयर्स हैज़ हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस, यानी ही हैज़ हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस फॉर 10 ईयर्स, 10 साल तक कोई भी जुडिशियल ऑफिस होल्ड किया हो। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली ये है कि देर इज़ नो प्रोविजन ऑफ अपॉइंटिंग एनी
डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। याद करो मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट में ये बोला था, या तो 5 साल हाई कोर्ट में जज रहा हो, 10 साल एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट में, या फिर सब में या लगा हुआ है, और लगा हुआ है, और मतलब और ये वाला और लगा हुआ है, हिंदी वाला और नहीं, ठीक है। या फिर वो डिस्टिंग्विश जूरिस्ट यानी प्रतिष्ठित न्यायविद हो। बट ये डिस्टिंग्विश जूरिस्ट का जो अपॉइंटमेंट वाला जो ये है क्वालिफिकेशन, ये यहाँ पे नहीं, हाई कोर्ट के केस में नहीं चलेगा। यानी किसी एक डिस्टिंग्विश जूरिस्ट को एज अ जज बनाया जा सकता है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ही। ठीक, क्लियर है क्वालिफिकेशन आपका? एक सेकेंड, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 218 पे, 218 पे। ठीक है, आर्टिकल 218 बोलता है एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस। आर्टिकल नंबर 218 बोलता है एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस, एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस। कुछ प्रोविजंस जो सुप्रीम कोर्ट में लागू होते हैं वो हाई कोर्ट में भी लागू होंगे। कौन से होंगे वो इसने खुद भी यहाँ पे नहीं लिखा है, बस इसने एक ओपन कर दिया है पूरा। बोल सकते हैं कि भाई अगर कोई चीज़ ऐसा वहाँ पे चल रही है तो यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट की जा सकती है, बस। ठीक है, 219 किसकी बात करता है? इनकी ओथ और एफर्मेशन की बात करता है। ओथ यानी शपथ, शपथ कौन दिलाता है इनको? शपथ दिलाएंगे गवर्नर। अपॉइंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। रिमूव कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। रिजाइन किसको दे रहे हैं? प्रेसिडेंट। ओथ बस दिला रहे हैं गवर्नर, राज्यपाल। क्योंकि ओथ ऐसे याद रखो, ओथ मतलब सब ऐसे नॉर्मल से काम होते हैं, तो प्रेसिडेंट बोल देता है कि भाई गवर्नर यार ओथ दिला दो, और किस लिए तुमको अपॉइंट किया और तुम करते ही क्या हो, बस इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, 220 रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिस। याद करिए वहाँ पे भी थे ना कि कोई अगर एक बार जज अपॉइंट हो गया तो प्रैक्टिस नहीं कर सकता है फिर। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर बीइंग अ परमानेंट जज। ठीक है, आफ्टर बीइंग अ परमानेंट जज। 221 किसकी बात करता है? ये बात करता है सैलरीज की। ठीक है, कि इनकी सैलरी कितनी होगी। सैलरी याद रखना, मैंने आपको बताया था सैलरी निकलती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। कंसोलिडेटेड यानी कि राज्य की संचित निधि से, फंड ऑफ स्टेट। लेकिन जब पेंशन की बात आती है ना, पेंशन ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, भारत की संचित निधि से। और इसके लॉजिक के पीछे का लॉजिक भी बताया था। और ये दो तरह का होता है, चार्ज्ड एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम। तो जो चार्ज्ड वाला होता है वहाँ से सैलरीज निकलती है, एंड दैट इज़ नॉन वोटेबल पार्ट ऑफ द बजट। क्लियर है? और अगर हमें बजट जैसे CFI से अगर सरकार को पैसा निकालना होता है तो कौन से बिल को पास करवाना होता है, जरा बताइए जल्दी से। 222 की बात करें तो दैट डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ जजेस, ट्रांसफर ऑफ जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। बट ये जो किया जाएगा आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ, ये कौन करेगा? ये करेगा प्रेसिडेंट। ठीक है, ये राष्ट्रपति जी ही करेंगे, लेकिन आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ CJI। क्लियर है? 222 आई होप क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं अब 223 की। ये बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। जैसे वहाँ पे था हमारा एक्टिंग, कौन से आर्टिकल में था? 126 में था। इसी तरह यहाँ पे 223 में, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात करता है, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। वहाँ पे क्या था? अगला वाला आर्टिकल एडहॉक की बात कर रहा था, ये भी यहाँ पे एडहॉक की बात कर रहा है, यानी कि एडहॉक बोल दीजिए। या फिर एडिशनल जजेस की बात करता है कि एडिशनल जजेस अपॉइंट किए जा सकते हैं अगर कोरम मीट नहीं हो रहा है, कम पड़ रहे हैं जजेस। वहाँ पे क्या बात कर रहा था फिर आपका? वहाँ पे फिर बात कर रहा था रिटायरिंग वालों की, है ना। बट यहाँ पे है आपका 225 में बात करता है जुरिस्डिक्शन यानी क्षेत्राधिकार के बारे में। जैसे वहाँ पे पढ़ा था हमने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एपलेट जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। तो एडवाइजरी तो होता नहीं है। जैसे कि प्रेसिडेंट जा रहा था सुप्रीम कोर्ट के पास 143 का यूज़ करके कि हमें एडवाइस दे दो, यहाँ पे गवर्नर नहीं जाता हाई कोर्ट के पास, हमें एडवाइस दे दो, नहीं चाहिए उसको एडवाइस। ठीक, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होगा इसमें किसके पास भी? इसके पास भी एपलेट जुरिस्डिक्शन होगा, इसके पास भी रिट जुरिस्डिक्शन होगा। सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वाज अंडर आर्टिकल 131। किस मैटर में था? डिस्प्यूट के मामले में, सेंटर स्टेट के डिस्प्यूट हैं तो। फिर मैंने आपसे बीच में भी पूछा कि कोई और याद करो जो जहाँ पे मैंने आपको बताया था ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है, और मैंने हिंट दिया प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का अगर इलेक्शन का डिस्प्यूट है तो वो हमारा देखेगा कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट देखेगा। लेकिन अगर हमारा इलेक्शन का डिस्प्यूट है, ठीक है, कुछ इलेक्शन का डिस्प्यूट है ऑफ MPs और MLAs, वो देखेगा हमारा MPs और MLAs, वो देखेगा हाई कोर्ट। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन उसका इस मामले में। एपलेट हमें याद नहीं रखना, एपलेट इसका भी सिविल मैटर में, क्रिमिनल मैटर में और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में है।
बस इतना ध्यान रखना है आपको। और ये याद रखना है कि जो हाई कोर्ट का जो एपेलेट जुरिसडिक्शन है, अपीली क्षेत्राधिकार है, वो उसके ओरिजिनल यानी मूल क्षेत्राधिकार से, उसके ओरिजिनल जुरिसडिक्शन से वाइडर है, बड़ा है। यानी कि इसमें ओरिजिनल का मतलब होता है आप फर्स्ट इंस्टेंस में जा सकते हैं उस वहाँ पे, उस पर्टिकुलर जगह पे। तो बहुत ही कम मसले हैं जहाँ पे आप पहले फर्स्ट इंस्टेंस में जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे मसले हैं जहाँ आप अपील के थ्रू माध्यम से हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो इसलिए उसका अपीलेट जुरिसडिक्शन उसके ओरिजिनल जुरिसडिक्शन से वाइड है। रिट जुरिसडिक्शन की अगर बात करूँ 226, तो जो अगला वाला आर्टिकल है वो 225 में, इसको याद रखना ठीक नहीं रहेगा। 226 डील करता है आपके रिट जुरिसडिक्शन से। मुझे नहीं लगता कि इसको पढ़ाने की ज़रूरत है, इतनी बार हम लोगों ने पढ़ रखा है। जिस तरह से अनुच्छेद 32 बात करता है रिट जुरिसडिक्शन और रिट क्षेत्राधिकार ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लिया किस कंट्री से कोई बताएगा? उसी तरह 226 बात करता है रिट जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, एंड रिट जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज़ वाइडर दैन सुप्रीम कोर्ट। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्यों वाइडर है? क्योंकि जो हाई कोर्ट है वो लीगल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए भी या फिर लीगल मैटर्स में भी रिट्स को इशू कर सकता है। 5 तरह की रिट जो हम देख चुके हैं। हेबियस कॉर्पस, जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, और मैंडमस्ट मतलब वी कमांड, प्रोहिबिशन दैट मीन्स वी फॉरवर्ड, सर्शरी मतलब टू बी सर्टिफाइड ऑफ, एंड क्यो वारंटो मतलब बाई व्हाट अथॉरिटी ऑफ। ये 5 तरह के रिट ना सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वॉल्यूशन में इशू कर सकता है हाई कोर्ट, लीगल राइट्स के इन्फोर्समेंट में भी इशू कर सकता है। और ये भी हमने देखा था कि हाई कोर्ट में रेफ्यूज़, हाई कोर्ट में रेफ्यूज़ टू इशू रिट या फिर टू यूज़ इट्स रिट जुरिसडिक्शन, बट सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट। क्लियर है? अब आते हैं, आपके पास 2-3 और बाकी है। एक है आपका 227, ठीक है, 227, ये बात करता है पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल अदर हाई कोर्ट्स, मतलब सॉरी ऑफ ऑल अदर कोर्ट इन द पर्टिकुलर स्टेट। पावर ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, पावर ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट, या फिर इसको मत लिखो, पावर ऑफ जुरिसडिक्शन ओवर ऑल कोर्ट कर लो, ठीक है, ओवर ऑल अदर कोर्ट्स, ठीक है। जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ठीक है, इसके तहत काफ़ी जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं सबॉर्डिनेट, वो इसके अंडर में आएंगी, ठीक है, ऑफ ऑल अदर कोर्ट्स। 228 किसकी बात करता है? ये हमें याद नहीं रखना है। 229 किसकी बात करता है? हमें याद नहीं रखना है। 230 किसकी बात करता है? वो हमें याद करना है। दैट इज एक्सटेंशन ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू यूटीज़, यानी कि कोई हाई कोर्ट है उसका जुरिसडिक्शन यूटीज़ तक भी पहुंचाना है। मतलब लक्षद्वीप यूटी है ना, अंडमान यूटी है ना, इनका खुद का हाई कोर्ट नहीं है, तो किसी एक हाई कोर्ट को ये पावर देना कि तुम्हारा क्षेत्राधिकार इस यूटी तक चलता है, तुम्हारा क्षेत्राधिकार इस यूटी तक चलता है, ये पावर पार्लियामेंट दे सकता है किसी एक हाई कोर्ट को। ये पावर किसके पास है देने का? पार्लियामेंट के पास है। अभी हम देखेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो अंडमान निकोबार, इसका हाई कोर्ट कहाँ लगता है? लक्षद्वीप का हाई कोर्ट कहाँ लगता है? लक्षद्वीप का हाई कोर्ट कहाँ लगता है? दादरा नगर हवेली, ठीक है, दादरा और दमन का कहाँ हाई कोर्ट लगता है? पुडुचेरी का हाई कोर्ट कहाँ लगता है? बताइए ज़रा। और आखिरी आर्टिकल है हमारा 231, एंड दैट इज स्टैब्लिशमेंट ऑफ, इंपॉर्टेंट है ये, स्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन हाई कोर्ट। नहीं, अगर एक कॉमन हाई कोर्ट बनाना है, फॉर कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, फॉर 2 और मोर स्टेट्स। महाराष्ट्र स्टेट है, गोवा स्टेट है, बट उनका कॉमन हाई कोर्ट है जो कि महाराष्ट्र में है। ये काम फिर ये पावर 231 देता है, और इस प्रोविजन को ऐड किया गया था, याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर 7 से। 7 से ही गवर्नर भी शेयर किए जा सकते थे 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के बीच में, एंड सेम गोज विद आपका हाई कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट भी शेयर किया जा सकते हैं। 7th वाले से हमें याद आता है कि इसने 7th पार्ट को भी रिपील किया था। इसने जो हमारा डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स था उसको ख़त्म किया था, 14 स्टेट और 6 यूटीज़ क्रिएट किए थे। अंडमान निकोबार का जो जुरिसडिक्शन लगता है वो कैलकाटा हाई कोर्ट में लगता है, यानी वेस्ट बंगाल में लगता है। लक्षद्वीप की अगर बात करें, जो केरल का हाई कोर्ट जो कोची में है उसमें लगता है। दादरा नगर और दमन और दीव का ये महाराष्ट्र के ही हाई कोर्ट में लगता है।
महाराष्ट्र का खुद महाराष्ट्र में लगता है, गोवा का महाराष्ट्र में लगता है, और दादरा नगर हवेली, दमन और दीव का महाराष्ट्र में लगता है। पुडुचेरी का लगता है आपका मद्रास हाई कोर्ट, ठीक है, यानी दैट इज़ इन तमिलनाडु। इसको याद करने की अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं तो ट्रिक है हाई कोर्ट के आर्टिकल्स को याद करने के लिए NHRC, ठीक है, ट्रिक है आपकी NHRC को आपने बोला आओ, ठीक है, NHRC से बोला आपने आओ और रेस्ट करो, आराम करो, ठीक है, थोड़ा आराम करो, रेस्ट करो, नहीं तो रेस्ट इन पीस हो जाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा N से कुछ नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट हमेशा H से स्टार्ट होगा, ना कि N से स्टार्ट होगा। N तो बस ट्रिक के लिए है। जो 214 बात करता है वो स्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट की बात करता है। 215 बात करता है वो ये बोलता है कि जो हमारा हाई कोर्ट है इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड समझ गया ना, जो इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट वाले में एक्सप्लेन किया था कि जो भी अगर मान लेते हैं हाई कोर्ट ने कुछ रूलिंग दी है तो उसको एज अ रिकॉर्ड रखा जाएगा, जिसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट फर्दर यूज़ कर सकता है आगे अपने रूलिंग्स में। 216 इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इसके स्ट्रेंथ की, कि इससे कैसे इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, चीफ जस्टिस होगा एंड सच अदर जजेस होंगे एज पार्लियामेंट में डिसाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। 217 बात करता है एक्टिंग, ठीक है, एक्टिंग चीफ जस्टिस की, ठीक है, सॉरी 217 एक्टिंग की बात नहीं करेगा, एक सेकंड रुक जाओ, ये बात करेगा अपॉइंटमेंट की। 217 है ना, हाँ, ये अपॉइंटमेंट की बात करेगा आपकी। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही हमारे करेंगे आफ्टर कंसल्टेशन विद CJI एंड गवर्नर एंड सच अदर जजेस एज ही में थिंक फिट। इसी में आपका रेजिग्नेशन भी है, जो प्रेसिडेंट को देता है, इसी में आपका रिमूवल भी है, सेम एज दी सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। और इसी में ही आपका क्वालिफिकेशन भी है। 217 सब क्लॉज 2 में क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है। 218 बात करता है ठीक, 218 बात करता है आपका एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस, जो सुप्रीम कोर्ट के लिए लागू है वो हाई कोर्ट में भी लागू होंगे। एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस। 219 बात करता है आपकी ओथ एंड अफर्मेशन की। 220 बात करता है आपकी रिस्ट्रिक्शन, देता है कि कोई भी एक बार जज बन गया तो रिस्ट्रिक्शन है ऑन, रिस्ट्रिक्शन है कि ऑन प्रैक्टिस, ठीक है, आफ्टर बीइंग अ परमानेंट जज। 221 बात करता है आपकी इसमें ई का कुछ नहीं है, ठीक है, ई को यहाँ पे हमें स्किप करना है, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ई साइलेंट है यहाँ पे, ई साइलेंट है रेस्ट में, ठीक है। एस से होगा यहाँ पे 221 सैलरी के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, और टी से आपका है 222 जो कि बात करता है ट्रांसफ़र ऑफ जजेस की, ठीक है, ट्रांसफ़र की। तो बस 2 लेटर साइलेंट है, एन साइलेंट है और ई साइलेंट है, बाकी सब अब यहाँ पे देख सकते हो, मैंने आपको बता दिया है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ट्रिक से याद करना चाहते हो या फिर समझ के जैसे भी आप याद करना चाहते हो वो आपके ऊपर है, आप याद कर सकते हो, ठीक है। बाकी 222 के बाद 223 भी पढ़ा था, जो अपॉइंटमेंट और मतलब एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात करता है। फिर आपका अगला वाला एडिशनल जजेस की बात करता है। फिर 225 ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है, और 226 तो सभी जानते हैं, रेट की बात करता है, हमने कई बार देखा है। और 230 बोलता है कि एक्सटेंड किया जा सकता है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू अदर यूटी, और 231 बोलता है कॉमन हाई कोर्ट स्टैब्लिश करने का पावर, ठीक। इसके बाद जो आपके आर्टिकल हैं वो कुछ सबऑर्डिनेट कोर्ट से रिलेटेड है, लेकिन मुझे पहले ये बताइए कि यहाँ तक सभी को क्लियर है या फिर नहीं, तब मैं आगे बढ़ूँ। थोड़ा सा बस इक्का दुक्का चीज़ें बता दूँ सबऑर्डिनेट कोर्ट के रिगार्डिंग, और उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चंस लगाने की तरफ। ट्रिक बेस्ट है, थैंक यू। किसी का कोई डाउट? नो डाउट। चलो, तो अगर डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं सब ऑर्डिनेट के बारे में। सब ऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में भी पार्ट 6 में ही दिया हुआ है, याद रखिएगा। सब ऑर्डिनेट कोर्ट का मतलब होता है जो छोटी छोटी कोर्ट होती है डिस्ट्रिक्ट्स में, उनको बोलते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे। ये आपकी आती हैं पार्ट नंबर 6 में, ठीक है। 231 तक देख लिया था ना, 231 यहाँ से चालू होता है 233 से, ठीक है। 233 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। 233 अपॉइंटमेंट कौन करेगा इनकी, मुझे आप खुद ही बताइए, इनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। यहाँ पे मैं इसको कट कर देता हूँ, एक सेकेंड।
कौन करेगा डिस्ट्रिक्ट जजेस की अपॉइंटमेंट? अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, हु विल डू देयर अपॉइंटमेंट, बताइए। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट कौन करेगा? करेगा गवर्नर ऑफ स्टेट। कैसे? कंसल्टेशन करेगा, आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट है उससे कंसल्ट करके। क्लियर? फिर अगर हम बात करें, इसके अगला वाला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 234, जो बात करता है रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन्स अदर दैन डिस्ट्रिक्ट जजेस, यानी रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन्स, रिक्रूटमेंट अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस तो हो गया, लेकिन बाकी लोगों का रिक्रूटमेंट कैसे होगा? जो सर्विसेज के थ्रू रिक्रूट होते हैं, जो काफ़ी एग्जाम्स वगैरह होते हैं, तो रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन्स अदर देन हाई कोर्ट, वो किस तरह से होगा वो लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 234 में। ठीक है, बस इतना ही आप याद रखो, 2 आर्टिकल, बाकी तो 2 और आर्टिकल हैं, जैसे एक 235 है, 236 है और 237 भी है, बट वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। बस 233 याद रखो कि अपॉइंटमेंट की बात करते हो, 234 रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन्स अदर देन हाई कोर्ट, मतलब अदर देन जजेस। ठीक है, बस अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं एमसीक्यूज। करिए, पहला ही क्वेश्चन है, द इनॉग्रल सेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट टुक प्लेस ऑन, तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया, इसी वजह से नहीं किया बिकॉज यहाँ पे हम करेंगे। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र कब हुआ था? डेट आपसे पूछी है, तो डेट थी वो 28 जनवरी 1950। याद रखिए 17 अप्रैल 1952 को हमारा राज्यसभा बैठा, फिर मई 1952 को लोकसभा बैठा, और सुप्रीम कोर्ट हमारे उससे पहले बैठी 28 जनवरी 1950 को। दूसरा क्वेश्चन है, करिए जल्दी से। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय रिकॉर्ड की अदालत बनना मतलब एक तरह से कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है? कौन सा आर्टिकल बोलता है? 135, 126, 129 या फिर 131? इट इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। याद करिए, सुप्रीम कोर्ट ने सार्क की कंट्रीज़ को सीट ऑफर करी, सार्क क में सी में आ रहा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये आता है आपका 129 में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। 131 किसकी बात करता है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की। 126 किसकी बात करता है? एक्टिंग जजेस की। और 135 किसकी बात करता है? जल्दी से बताइए कमेंट में। ये बात करता है आपकी जुरिस्डिक्शन विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर मैटर, ठीक है, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अफर्म्स द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स कन्फर्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्रवाई द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में जाने के अधिकार की पुष्टि करता है? 46, 32, 37 या फिर 21? 21 क्या बोलता है? ये बोलता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये तो होगा नहीं, ये हमारा डीपीएसपी है। राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट तो है नहीं। आर्टिकल नंबर 32 दैट इज ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, जिसको कि हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला था किसने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। ठीक है, जब आपके वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट्स का तो आप डायरेक्टली जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू दी एंसिलरी पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है? याद करिए 141 जो भी एक ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का इज बाइंडिंग ऑन ऑल दी अदर कोर्ट ऑफ इंडिया। तो 1 और 1 ने बाइंड कर रखा है 4 को, और इससे पहला वाला सहायक है, एंसिलरी है उसका, ऑप्शन नंबर डी 140। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज 5th नंबर। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट ऑल अथॉरिटीज सिविल एंड जुडिशियल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल एक्ट इन द एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट? एड में एक्ट करेंगी, कौन सा आर्टिकल बोलता है आपका? 121, 137, 144 या फिर 157? ये तो सुप्रीम कोर्ट से डील ही नहीं करता है, ये भी सुप्रीम कोर्ट से डील नहीं करता है कि नहीं? 124 से 147 तक है आपके सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल, तो 157 नहीं होगा, 121 नहीं होगा। तो सिर्फ अगर आपको ब्रैकेट भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट में 124 से लेकर 147 तक आर्टिकल है, तो 2 ऑप्शन आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो। क्लियर है? आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 144। जो आर्टिकल नंबर 144 है वो बोलता है रिगार्डिंग कि जितनी भी सिविल और जुडिशियल अथॉरिटीज़ हैं वो एड में काम करेंगे। याद करिए हमने आखिरी आर्टिकल 144 ही पढ़ा था, और कुछ आर्टिकल मैंने मिस करवाए हैं, जैसे कि मैंने हाई कोर्ट में मैंने आपको एक बताया कि जैसे 228, 229 इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको 145, 146 नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया बिकॉज वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे लिखवाने में कुछ नहीं जा रहा, मैं आपको लिखवा दूंगा, लेकिन बर्डन फिर आप पे बढ़ेगा। ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली आपको वो याद करना है, सिर्फ ऐसे नहीं कि बस अभी आपको चीज़ें याद हैं, एग्ज़ाम के टाइम कुछ याद ही नहीं रहा।
ठीक है, उसका कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और 137 किसकी बात करता है? 137 ये बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पावर है टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, यानी अपने खुद के जजमेंट को वो रिव्यू कर सकता है, टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। ये बात करता है हमारा आर्टिकल 137। 6 नंबर क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द लॉ डिक्लेयर बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट? बताइए कौन सा आर्टिकल होगा? बाइंडिंग है, किसने बाइंड कर रखा है? 1 और 1 ने मिलकर 4 को बाइंड कर रखा है। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो अपॉइंटमेंट किस में दी हुई है? जो सबसे पहला आर्टिकल है वही अपॉइंटमेंट की बात करता है। ठीक है, और इसमें 124 सब क्लॉज 2 है। 124 पहला वाला क्या बोलता है? 124 सब क्लॉज 1 कि एक चीफ जस्टिस होगा और 7 अदर जजेस होंगे जब तक कि पार्लियामेंट नंबर ना बढ़ाए। 2 बात करता है अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा, कॉलेजियम सिस्टम दिया हुआ है और मैक्सिमम एज दी हुई है 65। सुप्रीम कोर्ट के केस में मैंने आपको मैक्सिमम एज नहीं बताई है, इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के केस में, एक सेकंड रुकिए, सुप्रीम कोर्ट के केस में याद रखना कि जो मैक्सिमम एज है, ना कि मिनिमम तो ना तो सुप्रीम कोर्ट में ना हाई कोर्ट में है, मैक्सिमम एज होती है 62 जजेस की। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में थी 65, यहाँ पे है 62, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इन्वोक्ड by Kerala government to file a petition against the Citizenship Act Amendment Act of Supreme Court on 14 जनवरी 2020? अब आपको लग रहा होगा इस क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते हैं, बट मैं आपको बोल रहा हूँ आप कर सकते हैं। थोड़ा सा बस दिमाग लगाइए, आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। केरल गवर्नमेंट ने पिटीशन फाइल की अगेंस्ट CAA, जो कौन लाई थी? यूनियन गवर्नमेंट। लड़ाई हो रही यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। कौन सा आर्टिकल डील करता है? ओरिजिनल जुरिसडिक्शन 131। छत्तीसगढ़ और बाकी भी जो अपोजिशन की जो सरकारें थी जहाँ वो भी उन्होंने ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का यूज़ किया था, तो वो सारे एक साइड थी और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट और उसको जो सपोर्ट करने वाली सरकारें एक साइड थी। ठीक, 368 किसकी बात करता है? अमेंडमेंट की। अमेंडमेंट से कौन सा आपका पार्ट डील करता है? पार्ट नंबर 20 डील करता है। 23 बात करता है रिगार्डिंग दी प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बेगारी, एंड 17 बात करता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 9th डैश आर द गाइडलाइंस लेड डाउन विद सुप्रीम कोर्ट फॉर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एंड प्रोसीजर विच द पुलिस हैव टू फॉलो टू अरेस्ट, डिटेन एंड इंटरगेट एनी पर्सन। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में गाइडलाइन इशू की कि अगर पुलिस को किसी को अरेस्ट करना है, डिटेन करना है, इंटरोगेट करना है, तो कौन सी केस में गाइडलाइन इशू की थी? मेनका गांधी में तो हम देख चुके थे, दैट डेल्ट विद आपका आर्टिकल नंबर 21। विशाखा गाइडलाइन इशू की गई थी हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, जो विमेन के अगेंस्ट हैरेसमेंट होता है इन दी वर्क प्लेस, उससे डील करता है कि अगेंस्ट विमेन इन वर्क प्लेस, जहाँ पे विमेन वर्क करती हैं। ठीक है, अलॉन्ग विथ मेन। DK बासु गाइडलाइंस हैं। तो अगर आपको फ्री टाइम मिले तो इस गाइडलाइंस को पढ़िएगा, आपके आगे काम आ सकती हैं। अगर कभी इस तरह से कुछ अरेस्ट होता है आपका या फिर आपके किसी चाहने वाले का, तो काम आ सकती हैं। ठीक है, ये चीज़ें काम आती हैं। 10th नेम द फर्स्ट एवर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट होम द मोशन ऑफ द इम्पीचमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू पार्लियामेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इम्पीचमेंट आज तक ना तो हमारे प्रेसिडेंट का हुआ है और ना ही रिमूवल किसी जज का हुआ है। ठीक है, तो रिमूवल वर्ड यहाँ पे यूज़ करना ज़्यादा सही रहेगा, बिकॉज इम्पीचमेंट का मतलब होता है रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, लेकिन रिमूवल ऑफ जजेस को हम सिर्फ रिमूवल ही बोलते हैं। तो किसका एक रेजोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, मैंने आपको बताया था जस्टिस रामास्वामी का, बट वो आगे बढ़ नहीं पाया था बिकॉज कांग्रेस बैकआउट कर गई थी वोटिंग में। 11th नंबर क्वेश्चन है आपका, टू हुम कैन द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एड्रेस हिज और हर रेजिग्नेशन, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे कर सकता है, संबोधित कर सकता है। तो रेजिग्नेशन लेटर चाहे आपका सुप्रीम कोर्ट का जज हो चाहे हाई कोर्ट का जज हो, वो प्रेसिडेंट को ही देगा। और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है जो प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है, बताइए। 12th अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल, प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट। आंसर इज प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर डी। और पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर होगा वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट है जो आपका देता है, किसी ने आंसर आई थिंक नहीं दिया, वाइस प्रेसिडेंट देता है प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा। ठीक, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिक्लेयर्ड, अब आपके कुछ और बस थोड़े से और क्वेश्चन बाकी हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज़, जल्दी जल्दी करिए, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिक्लेयर्ड एक्सेस टू द इंटरनेट अ फंडामेंटल राइट अंडर
विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसके तहत इंटरनेट तक पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। तो कौन सा आर्टिकल है, गेस करिए। अब ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है, बट यहाँ पे मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा गेस करिए। कुछ ऑप्शन तो आप तुरंत ही एलिमिनेट कर पा रहे हैं, जैसे 17 को आपने एलिमिनेट कर दिया होगा, बिकॉज एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का यहाँ कोई लेना देना नहीं है ना। और ना ही यहाँ पे आर्टिकल नंबर 14 राइट टू इक्वालिटी का लेना देना है। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, राइट टू लाइफ, आर्टिकल नंबर 21। क्लियर है, ये बात करता है राइट टू इंटरनेट की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो मैंने आपसे ये चीज़ बोली थी, अगर आपको याद हो, कि अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ देखने को मिले और आपको लगे ये तो कोई हमने पढ़ा ही नहीं और ये पूछ रहा है कि ये फंडामेंटल राइट कौन से आर्टिकल में है, तो आप आर्टिकल 21 मारिएगा। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। क्यों? क्योंकि बहुत वाइड है। राइट टू स्लीप, राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन, ये सारी चीज़ें इसमें घुसी पड़ी हैं, बहुत सारे इसमें, बहुत वाइड है ये। 14th, in which year was the first ever motion to remove a Supreme Court justice signed by 108 members of parliament was moved? अभी जो हम जस्टिस रामास्वामी जी की बात कर रहे थे, जिनके रिमूवल का रेजोल्यूशन सबसे पहली बार आया था, वो 1991 में आया था, ऑप्शन नंबर सी। 15, the decision given by the Supreme Court of India are binding to any region of state, any all state and territory except जम्मू एंड कश्मीर, ओनली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या फिर ऑल इंडियन कोर्ट्स? आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑल इंडियन कोर्ट्स। कौन सा आर्टिकल है? 141, बाइंड कर रखा है 4 को, ठीक है। In which of the following cases did the Supreme Court of India pronounce the theory of the basic structure of the Constitution? किस उसमें दिया था? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, केशवानंदा भारती केस। कल ही मैंने आपको समझाया था बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है ये। विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स दैट द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज इन दिल्ली? दिल्ली को एज अ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करता है। कौन सा आर्टिकल है? 130 है ये आपका। 131 ओरिजिनल जुरिडिक्शन एलिमिनेट कर सकते थे, 132 एपिलेट जुरिडिक्शन एलिमिनेट कर सकते थे, 129 बोलता है सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 18th, डैश आर द गाइडलाइंस लेड डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट फॉर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स? वही आई थिंक सेम क्वेश्चन है, वही आंसर होगा आपका डी के बासु गाइडलाइंस। 19th, विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट? सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के बारे में कौन सा सही नहीं है, बताइए। इट कैन हियर एनी डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट, बिल्कुल सही है। इट कैन हियर एनी डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट और स्टेट ऑन वन साइड एंड 1 और मोर स्टेट ऑन अदर साइड, बिल्कुल सही है। इट कैन हियर ऑर्डिनरी डिस्प्यूट ऑफ कॉमर्शियल नेचर बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट, इस तरह से हमने कुछ पढ़ा नहीं। इट कैन हियर डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 1 और मोर स्टेट, बिल्कुल, बट ये आपका गलत होगा सी। 20th, विच ऑफ द फॉलोइंग जुरिसडिक्शन, ये आखिरी क्वेश्चन है आपका सुप्रीम कोर्ट के, इसके बाद जितने बाकी कुछ क्वेश्चन बाकी वो हाई कोर्ट के देखेंगे, और जो बाकी क्वेश्चन होंगे आप खुद से करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अलाउज इट टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड अमंग स्टेट? अगेन सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, ठीक। एडवाइजरी में क्या है? प्रेसिडेंट 143 के तहत एडवाइस लेने आता है, रेट आर्टिकल 32। आज जो सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ, कौन से ग्राउंड है रिमूवल के? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हटाया जाता है प्रेसिडेंट को। अब आते हैं हाई कोर्ट के क्वेश्चंस पे, और अब देखते हैं हाई कोर्ट से क्या क्या पोटेंशियल क्वेश्चंस आपके बने हैं एसएससी के एग्जाम्स में। पहला क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार जुरिसडिक्शन कम्स अंडर विच हाई कोर्ट? अंडमान निकोबार क्षेत्राधिकार किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? आंध्रा, कैलकाटा, मद्रास या फिर ओडिशा? आंसर क्या होगा? हमेशा याद रखना है कि ये लक्षद्वीप है, अंडमान है, ये तो यहाँ चला जाता है बट ये सीधे ऊपर चला जाता है, अंडमान, ठीक है, अंडा लेने ऊपर चला जाता है, ऐसे याद रखो। कहाँ है ऊपर? कैलकाटा के पास जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। द हाई कोर्ट ऑफ केरल लक्षद्वीप इज सिचुएटेड इन, तो केरल का और लक्षद्वीप का एक कॉमन हाई कोर्ट है जो कहाँ पे है? केरल के कोची शहर में है। जज ऑफ द हाई कोर्ट रिटायर्स एट द एज ऑफ, उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी वर्ष में सेवानिवृत्त होता है? तो 65 में होता है सुप्रीम कोर्ट का, 62 में होता है, 62 में होता है हाई कोर्ट का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? कर्नाटका, कैलकाटा, इलाहाबाद या फिर दिल्ली? तो आंसर इज कैलकाटा। कैलकाटा हाई कोर्ट सबसे आपका पुराना है। ये आपके कैलकाटा हो गया, बॉम्बे हो गया, मद्रास, ठीक है, बॉम्बे, मद्रास एक ही साथ बने थे, बट कैलकाटा सबसे पहले बना था और इसके बाद आपका बना था इलाहाबाद, इन तीनों के बाद, ठीक है। पहले 3 ही हुआ करते थे, कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास, फिर उसके बाद बना था इलाहाबाद, ठीक है। और ये आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये बने थे सब 1862 के टाइम पे, और ये बना था 1866 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 26, बस आपके 3-4 क्वेश्चन मुश्किल से और बाकी हैं। विच अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स द अथॉरिटी ऑफ ट्रांसफरिंग जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर आफ्टर कंसल्टिंग विद द चीफ जस्टिस? एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करना जज का वो कौन कर सकता है?
और आपको आर्टिकल भी बताना है साथ साथ, कौन सा वो आर्टिकल है जो ट्रांसफ़र ऑफ जजेस से संबंधित है। ठीक है, तो ये कर सकता है हमारा प्रेसिडेंट। और याद करिए ट्रिक क्या थी, या थी NHRC आओ और रेस्ट करो, रेस्ट करो, आखिरी वाला टी था हमारा, और टी था आपका आर्टिकल नंबर 222। ठीक है, तो 222 ये किसकी बात करता है, आर्टिकल नंबर ट्रांसफ़र ऑफ जजेस की बात करता है। 27 The detention of a person cannot exceed dash unless an advisory board consisting of judges of a high court reports sufficient cause for an extended detention। तो किसी व्यक्ति की हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, ये हम लोगों ने पढ़ा था आर्टिकल नंबर 22, जहाँ हमने दो तरह के डिटेंशन देखे थे। एक तो प्यूनिटिव डिटेंशन, यानी जब किसी ने कोई क्राइम कर दिया है कमिट, उसके बाद अगर किसी का डिटेंशन होता है तो दैट इज कॉल्ड एज प्यूनिटिव। और अगर कोई क्राइम कमिट कर सकता है उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव। कुछ यहाँ पे इन लोगों के पास जिसको अरेस्ट किया जाता है कुछ राइट्स होते हैं। जैसे प्यूनिटिव केस में ये होता है 24 घंटे के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा, और अगर फर्दर डिटेंशन के लिए वो नहीं बोलता है तो उसको रिलीज़ किया जाएगा, और उसमें ट्रैवल टाइम को नहीं जोड़ा जाएगा। एक लीगल प्रैक्टिशनर मिलेगा और उसको ग्राउंड बताया जाएंगे कि किस ग्राउंड में उसको अरेस्ट किया गया है। प्रिवेंटिव केस में भी है कि उसको ग्राउंड बताए जाएंगे, अगर वो कोई सॉवरेनिटी या फिर इंटेग्रिटी ऑफ कंट्री को खतरा नहीं पहुंचाते तो उसको भी ग्राउंड बताए जाएंगे। ठीक है, अगर बताया जा सकता है तो उसको भी लीगल प्रैक्टिशनर दिया जाएगा। और तीसरा था कि अगर 3 महीने से ज़्यादा उसका डिटेंशन एक्सीड नहीं कर सकता है। अब 3 महीने और से ज़्यादा, मुझे याद आता है कल का लेक्चर जब मैंने ये चीज़ बताई थी कि प्रेसिडेंट रूल भी जो है हमारा 3 साल से ज़्यादा नहीं एक्सटेंड कर सकता है। याद करिए ये चीज़ हमने कल पढ़ी थी कि जो राष्ट्रपति शासन है वो 3 साल से ज़्यादा बियॉन्ड नहीं एक्सटेंड कर सकता है। आप कमेंट में मुझे ये बताइए नेशनल इमरजेंसी कितने टाइम लिमिट्स के बियॉन्ड एक्सीड नहीं कर सकती है, उसका एक पीरियड क्या होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इट कंट्रोल द सबऑर्डिनेट कोर्ट विद इन इट्स जुरिसडिक्शन, इट हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इट प्रोवाइड्स एडवाइजरी ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट हैज़ रेट जुरिसडिक्शन। क्या आंसर होगा? सारे क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हुए हैं आपके, तो आंसर होगा ये, क्योंकि एडवाइजरी ओपिनियन देने का, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन काम ये जो है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही मिला हुआ है अंडर आर्टिकल नंबर 143। और 6 मंथ्स, जानवी नो लिमिट, अंजलि सिंघल नो लिमिट, सद्या नाज नो लिमिट, दिव्या बिंदल नो लिमिट। जो भी लोग बोल रहे हैं ना नो लिमिट, बिल्कुल सही है। और जो लोग बोल रहे हैं 6 मंथ, ये सब गलत है। ठीक है, 6 मंथ्स में अप्रूवल चाहिए, रिपीटेड अप्रूवल। और रिपीटेड अप्रूवल वाला भी किस अमेंडमेंट से प्रोविजन ऐड किया गया था कि रिपीटेड अप्रूवल लेना पड़ेगा पार्लियामेंट का। तो 6 मंथ्स में बार बार अप्रूवल लेना पड़ेगा, लेकिन उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब तक एक्सटेंड होता रहेगा। बट रिपीटेड अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे पार्लियामेंट से। जब पहली बार अप्रूवल लेना होता है तो टाइम लिमिट क्या होती है, 1 महीने की होती है, याद करो। स्पेशल मेजॉरिटी से दोनों हाउसेज में अप्रूव करना पड़ता है, लेकिन रिमूवल में सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, और वो भी सिर्फ लोकसभा में, अगर लोकसभा उसको हटाना चाहती तो। नहीं तो प्रेसिडेंट चाहे तो खुद से भी हटा सकता है विदाउट गोइंग टू द पार्लियामेंट। क्लियर है? और लाइफ ऑफ लोकसभा को 1 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन जब इमरजेंसी विल सीज टू ऑपरेट उसके 6 महीने के बियॉन्ड लोकसभा की लाइफ एक्सटेंड नहीं की जा सकती, अगर वो एक्सटेंड होने वाली थी पहले तो। हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स दी, ये आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे आप खुद से करेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स द अथॉरिटी ऑफ ट्रांसफरिंग जजेस फ्रॉम, ये तो यार अभी किया हम लोगों ने, तो फिर चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट हाई कोर्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है। फिर से वही सेम कोर्ट हेड गिव्स एडवाइजरी ओपिनियन, तो ये नहीं दे सकता है। ठीक है, ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गए, कोई नहीं, अगेन यहाँ पे होगा 3 मंथ्स। ठीक है, चलिए लेक्चर होता है ख़त्म। अब बताइए आपको सारी चीज़ें समझ में आई कि नहीं? 1.5 घंटे में दोनों आपके ख़त्म हो गए। अब यहाँ पे आप ये मान सकते हैं कि आपकी मेजॉरिटी पॉलिटी हो चुकी है ख़त्म। अब बाकी है, कल देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ देखेंगे कल। परसों देखेंगे लोकल बॉडीज़, और नर्सों क्या देखेंगे पता नहीं, क्योंकि पॉलिटी में हो चुकी हैं चीज़ें आपकी ख़त्म। ठीक, लेक्चर नंबर था आज 10, कल होगा 11, परसों होगा 12, 13 में देखते हैं कुछ अगर कर लेंगे तो। अगर कुछ देखते हैं 13 में नहीं होगा तो मैं कुछ पेपर उठा लूँगा, जैसे एक UPSSC पेट का पेपर होता है, या फिर कुछ मैं देखता हूँ। ठीक है, कुछ रिवीजन टाइप ऐसा सेशन रखते हैं एक, जहाँ पे हम पूरे पॉलिटी को रिवाइज कर सकें, एकदम सिर्फ पॉलिटी के क्वेश्चन लगा सकें। ठीक है, ऐसा कुछ एक सेशन रखते हैं। क्लियर? तो पॉलिटी आप दे सकते हैं, विद इन 15 लेक्चर्स आपकी ख़त्म हो गई है। और इसमें सिर्फ मेरा रोल नहीं, आप लोगों का भी रोल है, क्योंकि आप लोगों ने भी खुद को एक्सटेंड किया है। मैंने तो एक्सटेंड किया है, ठीक है, 1.5 घंटे, कभी कभी पौने 2 घंटे, 2 घंटे भी हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों ने एक्सटेंड किया है। ठीक है, तो दोनों लोगों का एक बोल सकते हैं कि
कोऑपरेशन था तभी ये इतनी जल्दी चीज़ें ख़त्म हो पाई। कोशिश मेरा ये है क्योंकि जल्दी करेंगे तभी काम बनेगा, आराम आराम से काम नहीं बनेगा, खुद को पुश करना पड़ेगा और फिर उन लोगों को भी हेल्प करेगा जो CGL Tier 2 पे भी बैठने वाले हैं। जितना जल्दी आप ख़त्म कर लेंगे उतना ही आप रिलैक्स हो जाएंगे जीके के साइड से। बाकी शॉर्ट्स वीडियोस भी मैंने चालू कर दिए हैं और उसके थ्रू मैं आपके साथ कुछ ना कुछ ट्रिक्स शेयर करता रहूँगा जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, ताकि और वो सुबह के टाइम पे मैं कोशिश करूँगा डेली 8 बजे कुछ एक इस तरह से ट्रिक वीडियो आ जाए जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए, कुछ ट्रिक ऐसे सीखने को मिल जाए या फिर कोई चीज़ आपको रिवाइज़ हो जाए। और ना सिर्फ मेरा पर्पस ये भी नहीं, मेरा पर्पस ये भी है कि एक आर्काइव हो जाए आपके लिए, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको अभी कोई चोला के मान लेते हैं चोला एम्पायर है, उसके बारे में पोटेंशियल क्वेश्चंस आपको जानने हैं, जिस तरह आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ, पता नहीं किस लेक्चर में घुसा पड़ा है चोला या फिर सेल के बारे में, तो आप कहाँ देखोगे उसको, रिवाइज़ कैसे करोगे। तो लास्ट टाइम जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो वो एक आर्काइव रहेगा कि आपने सर्च किया सेल परमार SSC, ठीक है, आपने सर्च किया चोला परमार SSC और उसको आपको शॉर्ट वीडियो मिल गया जहाँ पे मैंने 1 मिनट के अंदर सारी चीज़ें आपको रिवाइज़ कर दी हैं। मैंने 1 मिनट के अंदर भारतनाट्यम के सारे एक्सपोनेंट आपको ट्रिक के साथ बता दिए। तो वो आपके पास एक बहुत अच्छा आर्काइव रहेगा जस्ट बिफोर योर एग्जाम फॉर रिविजन पर्पस। ऑलराइट, थैंक यू टू ऑल। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। VCDJ, Savai chairman of R is not nominated the PSC's chairman। प्रोविज़न है, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोविज़न है कि एस्टिमेट कमेटी में कोई लोग राज्यसभा से मेंबर नहीं हो सकता है। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में जो स्पीकर होगा वो लोकसभा, सॉरी जो उसका कमेटी का चेयरमैन होगा कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग का, वो लोकसभा से ही होगा। ठीक है, ये प्रोविजंस हैं। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ सभी को लेक्चर आया होगा पसंद। मिलते हैं शाम को 7 PM पे PYQ सीरीज़ के साथ। राइट, जो लोगों को रिकॉर्डिंग के लिए बोलते रहते हैं, रिकॉर्डिंग नोट्स और प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप परमार एकेडमी ऐप पे परमार्स जीके बैच है परमार एकेडमी ऐप पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। www.parmaracademy.in वेबसाइट भी है जहाँ पे आप वेबसाइट में उसको एक्सेस कर सकते हो अगर आपके पास आईफोन वगैरह है, और उसमें आपको जो शाम को लेक्चर होता है PYQ नोट्स वो भी उसी के अंदर ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए प्लीज़ आज PYQ क्लोज़ रखिए। क्यों भाई, आज क्या है? अच्छा, मतलब स्वतंत्रता दिवस है इसलिए तो आज तुमको स्वतंत्र कर दें आज के लिए कोई नहीं, ठीक है, होगा, सेशन होगा। आज तो ज़्यादा पढ़ना चाहिए। कहाँ आएगी ये शॉर्ट्स वीडियो? चैनल पे ही आएगी, चैनल पे आप चेक करो, अपलोडेड है। इकोनॉमिक्स पढ़ाइएगा, हाँ हाँ वो सब कुछ होगा, आप चिंता मत करो। पॉलिटी के बाद बायोलॉजी मैंने सोचा है। बाकी आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा भी ये रिकॉर्डेड में जा रहा है वीडियो, आप बता दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू टू ऑल, मिलते हैं शाम को।